हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। विशाल कमरे के भीतर पारदर्शी चांदी के तरल से भरी अनगिनत कांच की नलियां दीवारों के पास रखी हुई थीं। कांच की नलियों के सामने हवा में नीली स्क्रीनें तैर रही थीं। कुछ कांच की नलियां खाली थीं, जबकि बाकी में विभिन्न नमूने स्पेसिमेंस रखे हुए थे। ये प्रयोगशाला का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, नमूना भंडारण। पेईगन ने अपने भाई को पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। पेईशुन को पता था कि यह सुविधा मानवीय प्रयोग कर रही थी, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा कुछ करेंगे। ऑपरेटिंग टेबल पर बेहोश लोगों को बांधा गया था। धातु के पिंजरों के अंदर उत्परिवर्ती म्यूटेंट जानवर और उत्परिवर्ती पौधे थे। मनुष्यों और म्यूटेंट के अलावा वहां खंभों से बंधे ज़ोंबी भी थे। अपने भाई के पीछे चलते हुए उसने लोगों के एक समूह को सर्जरी करते हुए देखा। उत्सुकता महसूस करते हुए वह पास गया और देखा कि वे एक मरीज की खोपड़ी खोल रहे थे। उसने सोचा कि मरीज एनेस्थीसिया के प्रभाव में होगा। अप्रत्याशित रूप से मरीज होश में था। उसका मुंह सी दिया गया था और उसका शरीर धातु के तालों से बंधा हुआ था। जब उस व्यक्ति ने उसे देखा तो उसने लाल आंखों से पेईशुन को घूर कर देखा। उसकी नसें फूल गईं क्योंकि उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की। वह छटपटाया, लेकिन वह केवल अपने पैर हिला सका और अपनी मुट्ठियां भींच सका। शोधकर्ताओं के पीछे खड़े होकर पेईशुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने उनमें से एक को कहते सुना, इस विषय सब्जेक्ट में पिछले विषय की तुलना में दर्द सहने की क्षमता अधिक है। शायद वह बर्फीले भेड़िए स्नो वुल्फ के उत्परिवर्तन को सहने में सक्षम होगा। हमने उसके अंदर पहले से ही काले तेंदुए का क्रिस्टल लगा दिया है। अगर हम बर्फीले भेड़िए का क्रिस्टल जोड़ते हैं तो क्या ऊर्जा से उसका मस्तिष्क फट नहीं जाएगा? एक अन्य शोधकर्ता ने पूछा। इस विषय को S01 एक अमृत एलिक्सिर का इंजेक्शन दिया गया है। उसे उत्परिवर्तन का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। फिर प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। समूह के सहमत होने के बाद क्षेत्र में एक ड्रिल की आवाज़ गूंजी क्योंकि उन्होंने आदमी की खोपड़ी को फिर से खोला। जिस क्षण पेईशुन ने मस्तिष्क देखा, वह कांपने से खुद को रोक नहीं सका। उसे पता ही नहीं चला कि उसका भाई कब उसके बगल में खड़ा हो गया था। लेकिन जब पेईगन ने शोधकर्ताओं को प्रायोगिक विषय में दूसरा क्रिस्टल कोर लगाते हुए देखा तो उसने बाहें सिकुड़कर कहा, उसके महत्वपूर्ण अंगों वाइटल्स पर नजर रखें। उसे मरने मत देना। ये सुनकर समूह ने सिर हिलाया और एक साथ उत्तर दिया, समझ गए। अपने भाई पर नजर डालते हुए पेईगन ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, चलो चलें। वे कुछ ही समय में यहाँ होंगे। जब उसने ये सुना तो पेईशुन ने अपना धैर्य वापस पाने के लिए कई गहरी सांसें लीं। वह इस नाव पर सवार हो चुका था और उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने भाई को प्रयोग की प्रक्रिया दिखाने के बाद पेईगन उसे दूसरे कमरे में ले गया। इस बार कमरा खाली था सिवाय बीच में एक छोटे मंच के। छोटे मंच से 5 मीटर दूर खड़े होकर उसने कहा, यहाँ प्रतीक्षा करो। उन दोनों ने 5 मिनट तक इंतजार किया और फिर कमरे में एक भनभनाहट की आवाज़ गूंजी। कुछ सेकंड बाद छोटा मंच एक तेज रोशनी से घिर गया। जैसे ही रोशनी गायब हुई, पेईशुन की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। छोटे मंच पर 3 विशाल एलियंस खड़े थे। उनका शरीर मैगट, कीड़ा, तिलचट्टा और भरिंग बीटल का मिश्रण था। एलियन के शरीर के ऊपर आंखों के 5 जोड़ों को देखने मात्र से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब वह दंग था तब तक पेईगन आगे बढ़ चुका था और उन्हें सलाम कर चुका था। यदि दुबेये यहाँ होती तो वह पहचान लेती कि बूढ़े व्यक्ति द्वारा किया गया अभिवादन वही था जो ताराकम सभ्यता टरकम सिविलाइजेशन द्वारा उपयोग किया जाता था। सर, आप यहाँ हैं, उसने सिर झुकाकर कहा। तैयारी कैसी चल रही है? एलियंस में से एक ने पूछा। पेईशुन ने अपना सिर झुका लिया और चोरी छिपे उनकी ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि ये कीड़े उनकी भाषा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक पल के बाद उसने उनकी गर्दन के पास एक छोटी काली पिन देखी। जब वे बोलते थे तो वह काली पिन झपकती थी। वह निश्चित रूप से अनुवाद उपकरण ट्रांसलेशन डिवाइस था। इस समय पेईगन के पास अपने भाई पर ध्यान देने का समय नहीं था और उसने उत्तर दिया, सब कुछ निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है। हमें नवीनतम 3 महीनों में परिणाम मिल जाएगा। जब मटकुना सैनिकों ने यह सुना तो उनमें से एक ने धीमी गुर्राहट की और कहा, हमारे पास इतना समय नहीं है। 2 महीने में परिणाम प्राप्त करें, अन्यथा आप जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा, एक अन्य मटकुना सैनिक ने जोड़ा। ये सुनकर पेईगन की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। उसने जल्दी से सिर हिलाया और वादा किया, मुझे 2 महीने में परिणाम मिल जाएगा। सर, कृपया शांत हो जाए। उसके श्रद्धापूर्ण व्यवहार को देखकर मटकुना सैनिकों ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। एक पल की खामोशी के बाद उनमें से एक ने कहा, भेड़ भेजना याद रखना। इस बार हमें कम से कम 500 चाहिए। समझ गया, मैं व्यवस्था कर दूंगा। पेईगन आसानी से सहमत हो गया। जब उन्हें उसका वचन मिल गया तो मटकुना सैनिक ने अपनी कमर पर लगे एक उपकरण को थपथपाया।
अगले ही पल एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया। जब पेई शुन ने अपना सिर उठाया तो वे पहले ही कमरा छोड़ चुके थे। वह विचारमग्न होकर छोटे मंच को घूरने लगा जबकि पेई गन ने राहत की सांस ली। ये देखकर कि उसका भाई सोच में डूबा हुआ है, उसने मान लिया कि वह डरा हुआ है और कहा, शुन, चिंता मत करो। जब तक हम उनकी मांग पूरी करते रहेंगे, हम उनके संसाधन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। धन और शक्ति की तो बात ही छोड़ो, अमरता तक पहुंचना भी कोई पाइप ड्रीम असंभव सपना नहीं है। जैसे ही उसने अमरता शब्द सुना, पेई शुन की आंखें क्षण भर के लिए चमक उठीं। उसने सिर हिलाया और पूछा, भाई, क्या उन्होंने उत्परिवर्ती भेड़ें खाई थीं? ये सुनकर पेई गन ठहाका मारकर हंस पड़ा। रुकने से पहले उसे एक पल लगा और फिर उसने कहा, उन कीड़ों को केवल इंसानों में दिलचस्पी है। हर महीने हमें 20 खुराक ऊर्जा समाधान एनर्जी सोल्यूशन के बदले में 200 लोगों को तैयार करना पड़ता है। भाई, आपका मतलब है कि हमारे परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला समाधान उन्हीं का है? पेई शुन ने आश्चर्य से पूछा। पेई गन ने अपनी दाढ़ी सहलाई और सिर हिलाया। उनकी तकनीक इतनी उन्नत है कि हमारे पास बराबरी करने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हम पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा होना चाहते हैं तो हमें उनके साथ काम करना होगा। हमारे पेई परिवार की महिमा के लिए उन चींटियों की बलि देना उन भेड़ों का सम्मान है। जैसे ही उसने अपने भाई की बातें सुनी, पेई शुन मुस्कुराया और उत्तर दिया, भाई, अभी भी आप ही बुद्धिमान हैं। मुझे अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, इंद्रधनुषी पाद चापलूसी की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमारे परिवार के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा, पेई गन ने हाथ हिलाते हुए कहा। समझ गया। इस बीच जियांगनिंग सिटी बेस में पेई यीजुन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जब उसके सैटेलाइट फ़ोन की घंटी बजी। लिनान सिटी से लौटने के बाद उसके पिता ने अचानक अपना मन बदल लिया और उसे अगले बेस कमांडर के रूप में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। वर्तमान में वह गोपनीय जानकारी तक पहुंचने में सक्षम था, भले ही उसके पास बेस में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। वह जानता था कि अपने पिता के अहंकार के कारण वे उस पर तब तक संदेह नहीं करेंगे जब तक वह कमजोरी दिखाता रहेगा और आदेशों का पालन करेगा। इस पद्धति का उपयोग करके उसने अपने पिता का विश्वास हासिल कर लिया और यहाँ तक कि उसे अपना कार्यालय भी मिल गया। जब वह पहली बार नए कार्यालय में आया तो उसने हर जगह और कोने की जांच की और उसे कोई छिपा हुआ सीसीटीवी या जासूसी उपकरण नहीं मिला। शुनचे द्वारा दिए गए उपकरण के साथ वह शरीर के तापमान के आधार पर क्षमता उपयोगकर्ताओं एबिलिटी यूजर्स का पता लगाने में सक्षम था। इस उपकरण की बदौलत जब भी उसके पिता के जासूस उसे देखने आते, वह अपनी आज्ञाकारी छवि बनाए रखने में कामयाब रहा। यहाँ तक कि अदृश्य होने की क्षमता वाला व्यक्ति भी इससे छिपने में असमर्थ था। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई उसकी जासूसी नहीं कर रहा है, पेई यीजुन ने कॉल उठाया। हेलो। जैसे ही कॉल जुड़ा, ली यांग की आवाज़ आई। भाई पेई, आपूर्ति और हथियार गोदाम में जमा कर दिए गए हैं। हमने इस सप्ताह 9 नए सदस्यों को भी भर्ती किया है। अभी के लिए हथियारों को अपने पास रखें और आधी आपूर्ति अन्य शहरों के शिविरों और बेस को बेच दें। आप कीमत तय कर सकते हैं। हम केवल क्रिस्टल कोर स्वीकार करते हैं, पेई यीजुन ने कहा। भाई पेई, मैंने सुना है कि शुनचे ने पड़ोसी शहरों में भी आपूर्ति बेचना शुरू कर दिया है। क्या आप उसकी कीमत का पालन करना चाहते हैं? ली यांग ने पूछा। पेई यीजुन ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, उनकी कीमत में 20% और जोड़ दें और उन्हीं शहरों में सामान बेचने से बचे जहां वे बेच रहे हैं। आप उत्तरी क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि वे क्रिस्टल कोर के साथ भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप आपूर्ति के बदले उत्परिवर्ती जानवरों का वस्तु विनिमय बार्टर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। अगले कुछ दिनों में मुझे एक मिशन पर जाना होगा, इसलिए मैं यह मामला आपके ऊपर छोड़ता हूं। भाई पेई, आप निश्चिंत रहें। जब आप बाहर जाएं तो अपने पिता के लोगों से सावधान रहना सुनिश्चित करें, ली यांग ने उसे याद दिलाया। मुझे पता है। संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने कॉल काट दिया और कॉल हिस्ट्री हटा दी। उसने खिड़की के बाहर देखा और एक आह भरी। मिशन सरल लग रहा था लेकिन खतरा बहुत था। यदि वह उस वस्तु को प्राप्त करने में कामयाब रहा तो वह सुविधा फैसिलिटी के साथ संपर्क बनाने में सक्षम हो सकता है। उसने दोबारा आंखें खोलने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने अपना मन बना लिया। चाहे जो भी हो, उसे यह पता लगाना था कि उस समय उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। उसी समय लिनान सिटी बेस में ली यांग मानचित्र का अध्ययन कर रहा था जब चू जिमियाओ उनके घर में दाखिल हुई। उसे देखकर उसने पूछा, मियाओ मियाओ, क्या तुम मिशन के लिए बाहर नहीं गई थीं? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गईं? चू जिमियाओ गुस्से में थी और उसने पानी की एक बोतल खत्म करने के बाद जवाब दिया, ली यांग, तुम्हें नहीं पता कि उन कमीनों ने मिशन के दौरान मुझसे क्या कहा। सिर्फ इसलिए कि मैं एक महिला हूं, उन्होंने मेरे आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनकी वजह से न केवल हमारे 3 सदस्य घायल हुए बल्कि हमने अपनी आपूर्ति भी खो दी। क्या हुआ था? ली यांग ने पूछा। इलाका साफ करने के ठीक बाद हम एक दूसरी मर्सेनरी भाड़े के सैनिकों की टीम से मिले।
वह टीम आधी आपूर्ति चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। टकराव के दौरान नए सदस्य अचानक दल बदल कर गए और उस टीम में शामिल हो गए। चूंकि हमारी संख्या कम थी, इसलिए हम केवल हार मानकर वहां से निकल सके। चू जिमियाओ के आप बीती सुनाने के बाद ली यांग ने बाहें सिकुड़ी। कुछ क्षण बाद उसने कहा, ऐसा लगता है कि हम किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा तब होता है जब हम पेई परिवार के गार्डों का सामना कर रहे हों, तो हम अपनी जान गंवा सकते हैं। ली यांग, मुझे लगता है कि हमें फैंटम टीम की भर्ती प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, चू जिमियाओ ने कहा। ये सुनकर ली यांग हंसा और जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि उनके तरीकों का पालन करना आसान है? हालांकि हम उनके जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम बुरे भी नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं। सिर हिलाते हुए ली यांग ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वे अपने सदस्यों को कैसे छानते फिल्टर हैं? चू जिमियाओ को केवल थोड़ी बहुत जानकारी थी और उसने कहा, क्या वे नए सदस्यों को केवल ज़ोंबी मारने और उनकी ताकत की जांच करने के लिए नहीं कहते? मैं अभी बाजार में उन लोगों के एक समूह से मिला जो फैंटम टीम में शामिल होने में विफल रहे थे। जब मैंने उन्हें कुछ पॉइंट दिए तो उनमें से एक ने अंततः मुझे बताया कि फैंटम टीम ने न केवल उन्हें 60,000 ज़ोंबी के खिलाफ लड़ने के लिए कहा, बल्कि उन्हें बिना पैराशूट के सैन्य हेलीकॉप्टर से कूदने के लिए भी कहा। ली यांग ने उत्तर दिया, क्या 60,000 ज़ोंबी? यह पागलपन है। चू जिमियाओ सदमे में चिल्लाए। ली यांग ने सिर हिलाया और कहा, हमारे लिए यह एक असंभव मिशन है, लेकिन फैंटम टीम के लिए यह उनकी टीम में शामिल होने का परीक्षण है। सदस्यों को न केवल साहसी होना चाहिए, बल्कि उन्हें मिशन के लिए मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब आप एक साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव करते हैं, तो आप अनजाने में विश्वास विकसित कर लेते हैं। आखिरकार, आप अपनी पीठ केवल उन्हीं लोगों के भरोसे छोड़ सकते हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ वफादारी आती है। एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, हमारी वर्तमान ताकत के साथ उनकी इस कच्ची क्रूड पद्धति का उपयोग करना असंभव है। ये बहुत जोखिम भरा है। चू जिमियाओ ने अपना सिर खुजलाया और पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? जबकि हम इसे उनकी तरह नहीं कर सकते, हम उनके तरीके से सीख ले सकते हैं। बस नए सदस्यों को मिशन पर ले जाओ और देखो कि क्या वे खतरे का सामना करते समय टीम को धोखा देते हैं, ली यांग ने उत्तर दिया। तो हम केवल धीरे धीरे सदस्यों को छान सकते हैं? उसने पूछा। कंधे उचकाते हुए ली यांग ने बदले में पूछा, वरना क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? कुछ देर सोचने के बाद चू जिमियाओ केवल अपनी नियति को स्वीकार कर सकी और लाचारी से बोली, ठीक है फिर, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे। ली यांग ने कैबिनेट से एक सेल्फ हीटिंग लंच बॉक्स निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। इतनी देर तक लड़ने के बाद तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खाओ और थोड़ा आराम करो। जैसे ही उसने लंच बॉक्स देखा, चू जिमियाओ की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत अपनी हताशा भूल गई। खाना पकड़ते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखते हो। ये सुनकर ली यांग ने अपना सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। जब चू जिमियाओ खाना खा रही थी, उसने अपना ध्यान फिर से नक्शा चेक करने पर केंद्रित किया। उसी समय गू शाओजे की टीम और लिंगाओ यांग शेन के साथ एक व्यावसायिक सौदा करने के बाद आखिरकार लिन आन शहर के बेस पर वापस लौट आए। निरीक्षण प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद लिंगाओ वेन हानली को रिपोर्ट करने चला गया, जबकि गू शाओजे और उसकी टीम के सदस्य अपने मिशन के पूरा होने की रिपोर्ट देने के लिए मिशन हॉल गए। चूंकि उन्हें केवल लिंगाओ को एस्कॉर्ट सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया था, इसलिए उन्हें केवल 2000 अंक मिले। जब वे काम पूरा कर चुके तो टीम गू शाओजे के घर लौट आए। इनाम बांटने के बाद जब सदस्य लिविंग रूम में बैठे तो जियान हुआन ने आखिरकार पूछा, कैप्टन, क्या आपकी किसी उच्च श्रेणी हायर रैंक के मिशन को लेने की कोई योजना है? उच्च श्रेणी के मिशन से तुम्हारा क्या मतलब है? रोंग मो एर ने पूछा। जियान हुआन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, वाइस कैप्टन, जब हम टीम में शामिल हुए थे तो लिन फेई, मेरे भाई और मैंने सोचा था कि हम उच्च श्रेणी के मिशनों तक पहुंच पाएंगे और अधिक युद्ध का अनुभव प्राप्त करेंगे। लेकिन इतने लंबे समय के बाद हमारी टीम ने केवल एस्कॉर्ट मिशन ही लिए हैं। हम शायद ही कभी लड़ाई में शामिल होते हैं। यदि यही स्थिति जारी रही तो हम एक ही जगह पर अटके रहेंगे जबकि बाकी लोग आगे बढ़ते रहेंगे। उसके ये कहने के बाद कुछ सदस्यों ने सहमति में सिर हिलाया जबकि बाकी कैप्टन की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। गू शाओजे ने जियान हुआन की ओर देखा और पूछा, तो तुम टीम छोड़ना चाहती हो? ये सुनकर जियान हुआन ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, कैप्टन, लीडर और सदस्य के रिश्ते के अलावा हम वास्तव में एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। चूंकि हमारा रिश्ता स्वार्थ इंटरेस्ट पर आधारित है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि टीम छोड़ने का मेरा फैसला गलत है। जब उसने उसके शब्द सुने तो गू शाओजे जानता था कि उसके पास उन्हें अपनी टीम में रखने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार उसने उन्हें अच्छा वेतन दिया जबकि वे बेहतर मिशन लेने के लिए उसकी टीम का उपयोग करना चाहते थे।
चूंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष को वह देने में असमर्थ था जो वे चाहते थे, इसलिए उनके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढना स्वाभाविक था जो उन्हें उनकी पसंद का काम दे सके। जहां वह इस तर्क को समझता था, वहीं बाकी सदस्य नहीं समझते थे। जियान हुआन, जियान जिकिन और लिन फेई के अलावा बाकी सभी ने टीम में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। उनके लिए, एक बार जब आप टीम में शामिल हो गए, तो आपको वफादार रहना होगा। हमारी टीम से इतने लाभ प्राप्त करने के बाद अब तुम बस यूं ही छोड़कर जाना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा कर रही हो? सदस्यों में से एक ने पूछा। ये सुनकर लिन फेई उस सदस्य की ओर मुड़ा और पलटवार किया। टीम ने हमें क्या लाभ दिया है? हम काम करते हैं और हमें भुगतान मिलता है। क्या ये सामान्य नहीं है? वे अंक हमने कमाए थे, टीम द्वारा दिए नहीं गए थे। तो तुम्हें हम पर उंगली उठाने का क्या अधिकार है? जब सबने ये सुना तो वे चुप हो गए। ऐसा नहीं था कि वे उसकी बातों का खंडन नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसने जो कहा वह सच था। हालांकि मिशन टीम द्वारा लिया गया था, लेकिन काम उन्होंने किया था। जब मिशन पूरा हो जाता था, तब भी उन्हें बाकी को समान रूप से बांटने से पहले टीम के खर्च के रूप में कुल इनाम का 20% काटना पड़ता था। इस दृष्टिकोण से सोचने पर टीम वास्तव में एक कंपनी की तरह थी जिसने उन्हें काम करने के लिए काम पर रखा था। इसलिए उन्हें भुगतान करना वही था जो टीम को करना चाहिए था। सदस्यों की प्रतिक्रिया देखकर गू शाओजे मुस्कुराया। वह कोई संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति नहीं था जो उन लोगों को रोकने पर अड़ा रहे जो जाना चाहते थे। चूंकि तुम्हें लगता है कि मेरी टीम तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है, तो तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन टीम छोड़ने के बाद हम तुम्हें कभी वापस नहीं लेंगे। इसलिए तुम्हें इस बारे में सावधानी से सोचना होगा, उसने कहा। जैसे ही जियान हुआन ने उसके शब्द सुने, वह जान गई कि कैप्टन उन्हें जाने देने के लिए सहमत हो गया है। वह मुस्कुराई और बोली, कैप्टन, हमने इस बारे में सोच लिया है। हालांकि हम अब आपकी टीम के सदस्य नहीं हैं, लेकिन भविष्य में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर गू शाओजे मुस्कुराया और उत्तर दिया, बिल्कुल। जियान हुआन ने अपने भाई और लिन फेई पर एक नज़र डाली और अपना बैकपैक लटकाते हुए कहा, फिर हम पहले आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद, कैप्टन। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह घर से निकल गई। उसके पीछे जियान जिकिन और लिन फेई भी चल दिए। उन तीनों के जाने के बाद रोंग मो एर ने पूछा, शाओजे, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? हालांकि उनकी टीम ने हाल ही में कई सदस्यों की भर्ती की थी, लेकिन अब तक युद्ध में जियान हुआन और जियान जिकिन की क्षमताओं का मुकाबला कोई नहीं कर सका था। टीम के लिए उन्हें खोना एक बड़ा नुकसान था। गू शाओजे जानता था कि उसकी प्रेमिका क्या सोच रही है और उसने समझाया, चूंकि उन्होंने जाने का मन बना लिया है, तो उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं है। दुश्मन बनाने के बजाय अधिक दोस्त बनाना बेहतर है। जब सबने उसके शब्द सुने, तो वे आखिरकार उसका इरादा समझ गए। वह वास्तव में टीम के लिए और जियान हुआन के लिए वापसी का एक रास्ता खुला छोड़ रहा था। ठीक है, अब इस मामले पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई थक गया है, इसलिए अगला मिशन लेने से पहले हम कुछ दिनों की छुट्टी लेंगे, गू शाओजे ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सब चले गए और अपने अपने काम में लग गए। उसी समय जुजी शहर जुजी सिटी में लिक्विड गैस फैक्ट्री क्षेत्र में घूमने वाले ज़ोंबियों की संख्या आधी रह गई थी। जैसे ही सूरज पश्चिमी क्षितिज पर डूबा, फैंटम टीम के सदस्य इमारत की छत पर रात का खाना बनाने में व्यस्त थे। इस समय चेन वेनवू, डी हानशिंग और सू रुवानी धातु की बाड़ पर झुके हुए अपनी सांसें ले रहे थे। भाई हानशिंग, क्या आपको लगता है कि हम भी एक दिन उनकी तरह मजबूत बन पाएंगे? सू रुवानी ने ऊर्जावान सदस्यों को देखते हुए पूछा। डी हानशिंग ने पानी की आधी बोतल पी और फिर उत्तर दिया, हम बनेंगे। लेकिन जब हम उतने मजबूत होंगे जितने वे अभी हैं, तो वे हमसे बहुत आगे निकल चुके होंगे। जब उसने ये कहा, तो चेन वेनवू और सू रुवानी दोनों ने एक लंबी आह भरी। भले ही हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े न हो सकें, जब तक हम पीछे नहीं छूटते और टीम पर बोझ नहीं बनते, तब तक हमें बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, है ना? चेन वेनवू ने पूछा। इससे पहले कि अन्य दो उसके प्रश्न का उत्तर दे पाते, जियो क्यूई ने हाथ हिलाया और कहा, रात का खाना तैयार है। सोने जाने से पहले आप तीनों को पहले खाना खा लेना चाहिए। घंटों तक ज़ोंबियों को मारने के बाद उन तीनों में हिलने डुलने की भी ऊर्जा नहीं बची थी। लेकिन भोजन की सुगंध बहुत आकर्षक थी, इसलिए उन्होंने अपने दांत भींचे, अपने दर्दते शरीरों को घसीटा और बाकी टीम के साथ शामिल हो गए। हिलते समय उनके दर्द भरे चेहरों को देखकर जियाओ लिजी मुस्कुराई और बोली, लंबे समय तक व्यायाम करने पर दर्द महसूस होना सामान्य है। जब आप इसे कुछ और बार करेंगे, तो आपको इसकी आदत हो जाएगी और फिर दर्द महसूस नहीं होगा। नए सदस्यों ने उसकी बातों पर चेहरा बनाया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह ज़ोंबी झुंड के खिलाफ गहन लड़ाई की तुलना व्यायाम से करेंगी। जियाओ लिजी ने अपने स्पेस से मलहम की एक बोतल निकाली और उन्हें देते हुए कहा, सोने जाने से पहले अपनी दर्द वाली मांसपेशियों की मालिश करने के लिए इस तेल का उपयोग करें। जब आप कल सुबह उठेंगे, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। सू रुवानी ने तेल लिया और मुस्कुराए। धन्यवाद, बहन जियाओ।
आगे बढ़कर जियाओ लिजी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, तुम अभी बड़ी हो रही हो, इसलिए ज़्यादा खाओ। ठीक है। इस बीच दू बेये अपना खाना खाते हुए अपने सिस्टम की जांच कर रही थी। इस समय उसने स्क्रीन पर एक नया फंक्शन दिखाई देते हुए देखा। नया फंक्शन एक प्रयोगशाला लैबोरेटरी था। प्रयोगशाला का उपयोग करने के लिए ये सिस्टम की 90% ऊर्जा की खपत करेगा, इसलिए जब तक आवश्यक न हो वह इसका उपयोग नहीं करेगी। लेकिन फंक्शन को एक्सेस किए बिना उसे नहीं पता था कि यह प्रयोगशाला क्या कर सकती है। जैसे ही उसने चिकन राइस मुर्गे के चावल निगला, उसने सोचा, क्रान, क्या तुम्हें पता है कि यह प्रयोगशाला क्या कर सकती है? होस्ट, सिस्टम के डेटाबेस में इस फंक्शन के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। जानकारी की जांच करने के लिए आपको इसे एक्सेस करना होगा। जैसे ही उसने ये सुना, दुबेये ने प्रयोगशाला में रुचि खो दी और कहा, रहने दो। सिर्फ ये सोचकर ही कि सिस्टम की 90% ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए कितने स्थानम क्रिस्टल की आवश्यकता होगी, उसे अपनी जेब में दर्द महसूस होने लगा। भले ही वे क्रिस्टल फिर से उग सकते थे, फिर भी वह अपनी बहन की दौलत को बर्बाद नहीं कर सकती थी। अपना मन बनाने के बाद उसने सिस्टम पैनल बंद कर दिया और रात के खाने का आनंद लेना जारी रखा। चिकन राइस के अलावा वहाँ सब्जियों का सूप भी था। फैंटम टीम ने अपने रात्रि भोज का आनंद लिया और बर्तन धोए। इस बार उन्होंने हमेशा की तरह स्नान नहीं किया, बल्कि आराम करने के लिए जगह ढूंढी। चूंकि नए सदस्य बहुत थके हुए थे, इसलिए उन्हें रात की निगरानी नाइट वॉच का काम नहीं सौंपा गया। बाकी सदस्यों के लिए उन्हें 3 टीमों में विभाजित किया गया था और वे रात भर बारी बारी से पहरा देंगे। अगली सुबह तड़के सदस्यों की नींद दूर से आती ज़ोंबियों की दहाड़ से खुल गई। ओल्डकिन, क्या हो रहा है? जिन जुयान ने भारी आवाज में पूछा। छत के किनारे पर खड़े होकर किन लूजी ने अपने दिमाग में नक्शा चेक किया और कहा, कैप्टन, ज़ोंबियों का एक बड़ा समूह हमारी दिशा में आ रहा है। ये सुनकर जिन जुयान और बाकी सदस्यों की आंखों से नींद तुरंत गायब हो गई। नए सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी ने पहले ही अपने बैकपैक लटका लिए थे और अपनी तलवारें निकाल ली थीं। हैरान परेशान नए सदस्यों को देखकर चेन कियानफेंग उनके पास गया और उन्हें पानी की कई बोतलें थमा दीं। थोड़ा पानी पियो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अगर भूख लगी हो तो बिस्कुट खाकर काम चला लो। उसके बाद खत्म करने के बाद उन्होंने किन लूजी को कहते सुना, कैप्टन, एबिलिटी यूजर्स, शक्तियों वाले लोग का एक समूह ज़ोंबियों को ललचाकर ला रहा है। जैसे ही उन्होंने ये सुना, जिनजुयान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, अह जी, हम उन्हें रोक कर रखेंगे। तुम फैक्ट्री जाओ और सामान इकट्ठा करो। जियाओ लिजी ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, समझ गई। एक पल रुकने के बाद जिनजुयान ने जोड़ा, अपने साथ कुछ सदस्यों को ले जाओ। सावधान रहना। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद दू बेये ने अपना हाथ उठाया और कहा, कैप्टन, मैं बहन जियाओ के साथ जाना चाहती हूँ। उसके बाद ली किक्सुआन ने भी अपना हाथ उठाया। मैं भी जा रहा हूँ। ली किक्सुआन की पहचान जानने के बाद जिनजुयान को अब उसकी वफादारी पर कोई संदेह नहीं था और वह सहमत हो गया। ठीक है। उनके जाने से पहले जियाओ लिजी ने अपने स्पेस से स्थानम क्रिस्टल का एक छोटा टुकड़ा निकाला और अपने मंगेतर के हाथ में देते हुए कहा, आपात स्थिति में ये काम आ सकता है। जिनजुयान ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें खतरे का सामना करना पड़े तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देना और वापस आ जाना। मुझे पता है भाईयान, आपको भी सावधान रहना चाहिए। संक्षिप्त बातचीत के बाद जियाओ लिजी ने छत से छलांग लगा दी। उसके पीछे दू बेये और ली किक्सुआन भी थे। सदस्य उनकी पीठ को तब तक देखते रहे जब तक वे ओझल नहीं हो गए, फिर वे विपरीत दिशा में मुड़ गए। कैप्टन, क्या हमें उन लोगों को बचाना चाहिए? किन लूजी ने पूछा। जिनजुयान ने एक पल के लिए सोचा और आदेश दिया, यदि संभव हो तो उन्हें बचाओ और यदि संभव न हो तो उन्हें अनदेखा कर दो। हमारे सदस्यों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। समझ गए, सदस्यों ने एक साथ उत्तर दिया। जब एबिलिटी यूजर्स का समूह उनसे 200 मीटर दूर था तो जिनजुयान ने आखिरकार कहा, चलो चलें। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने इमारत से छलांग लगा दी थी। ये देखकर सदस्यों ने उसका अनुसरण किया। चूंकि हर कोई 70 मीटर की ऊंचाई से सुरक्षित रूप से उतरने में सक्षम नहीं था, इसलिए किन लूजी और गाओ बोहाई ने एक छोटा बवंडर बनाया और अपने गिरने की गति को धीमा करने के लिए हवा के दबाव का उपयोग किया। जब वे जमीन से 20 मीटर ऊपर थे तो लिसिकाई ने अपना हाथ उठाया और एक विशाल बिजली का जाल लाइटनिंग नेट बनाया। पहले की तुलना में उसके बिजली के जाल में अब बहुत अधिक विनाशकारी शक्ति थी। जैसे ही जाल ने नीचे मौजूद ज़ोंबियों को छुआ, वे कुछ ही सेकंडों में भुन गए और सूख गए। साथ ही बिजली का वह जाल फैलता रहा जिससे 200 वर्ग मीटर का एक सुरक्षित क्षेत्र बन गया। कड़क कड़क कड़क। नीचे के ज़ोंबियों का सफाया होने के बाद सदस्य एक एक करके नीचे उतरे। जिस क्षण वेनकाय और वेनमो जमीन पर उतरे, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और 5 मीटर ऊंची धातु की 2 दीवारें खड़ी कर दी, जिससे आगे और पीछे से ज़ोंबियों का रास्ता रुक गया। किनारों पर इमारतों के होने से अब उन्होंने दीवारों के भीतर एक सुरक्षित क्षेत्र बना लिया था।
लिसिकाई ने अपना हाथ हिलाया और बिजली के जाल को अनगिनत बिजली के गोलों लाइटनिंग बॉल्स में बदल दिया। घुटने मोड़कर उसने छलांग लगाई और धातु की दीवार के ऊपर खड़ा हो गया। क्षमता धारकों एबिलिटी यूजर्स के समूह का पीछा करने वाले ज़ोंबियों को देखते हुए उसने उन पर बिजली के गोले फेंके। धूम 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 धूम। जैसे ही बिजली के गोले संपर्क में आने पर फटे, पूरे इलाके में धमाकों की आवाज़ गूंज उठी। जैसे ही ज़ोंबियों के कई समूह मारे गए, विस्फोट के बल ने क्षमता धारकों के समूह को आगे की ओर उछाल दिया। इससे पहले कि वे जमीन से टकराते, जो हुआजियान ने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेलियों से कई लताएं वाइन्स निकलीं जो तेज गति से उनकी ओर बढ़ीं। वुश टिल्ड वुश टिल्ड वुश टिल्ड। 2 सेकंड बाद लताओं ने क्षमता धारकों की कमर को लपेट लिया और अपनी हथेलियों के एक झटके के साथ जो हुआजियान ने लताओं को पीछे खींच लिया, जिससे वे धातु की दीवार के ऊपर आ गए। हथेलियों के एक और झटके के साथ उसने उस समूह को अपनी लताओं से बांध दिया। चूंकि वे इन लोगों की पृष्ठभूमि या इस जगह पर ज़ोंबियों को लालच देकर लाने के उनके मकसद को नहीं जानते थे, इसलिए सुरक्षित रहना और बाद में उनसे पूछताछ करना ही बेहतर था। क्षमता धारकों के समूह ने सोचा था कि इस बार उनका अंत निश्चित है, लेकिन जब उन्हें लगा कि ज़ोंबी उन्हें फाड़ देंगे तो उन्होंने अचानक अब जब वे आखिरकार मौत के चंगुल से बच निकले थे तो उन्होंने राहत की सांस ली। भले ही वे बंधे हुए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा महसूस नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने दांव जीत लिया था और इस कठिन परीक्षा में जीवित बच गए थे। अगले ही पल जिन शुयान और फैंटम टीम के सदस्य दीवार से कूद गए और ज़ोंबियों का डटकर मुकाबला करने लगे। केवल नए सदस्यों और यूफुयुन को दीवार के ऊपर से ज़ोंबियों को मारने के लिए छोड़ दिया गया। जब क्षमता धारकों के समूह ने ये देखा तो उनकी आंखें सदमे से फटी रह गईं। ये पागल हैं, उनमें से एक अविश्वास में बुदबुदाया। उसकी बात सुनकर यूफुयुन ने जवाब देते हुए अपनी राइफल का ट्रिगर दबाया। बस ज़ोंबियों का एक समूह ही तो है, इसमें डरने वाली क्या बात है। उसके बगल में खड़े चेन वेनवू ने उसकी ओर देखा और पूछा, भाई फुयुन, आप टीम में शामिल क्यों नहीं होते? कई ज़ोंबियों को मारने के बाद यूफुयुन ने एक आह भरी और कहा, उन लोगों और तुम सब के साथ स्थिति पर नज़र रखने के लिए किसी का पीछे रहना ज़रूरी है। अभी मेरी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। उसकी बात सुनकर नए सदस्यों के चेहरे उतर गए। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे वे बोझ हैं और यूफुयुन को उनका बेबी सिटर बनने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपको परेशान करने के लिए खेद है भाई फुयुन, सू रुवानी ने कहा। यह महसूस करते हुए कि वह परेशान है, यूफुयुन हंसा और उत्तर दिया, जब मैं पहली बार टीम में शामिल हुआ था तो मैंने भी उसी बिंदु से शुरुआत की थी जहां तुम हो। वह भाई सिकाई और भाई किन ही थे जिन्होंने मेरी रक्षा की थी। हर कोई एक ही बिंदु से शुरू करता है, इसलिए चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। बस अपनी क्षमता को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करो। याद रखो कि हर कोई अपने तरीके से अद्वितीय है। तुम्हें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए दूसरे लोगों के तरीके का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उसने अर्थपूर्ण ढंग से आगे कहा, अपने लिए सबसे आरामदायक तरीका खोजो। कैप्टन ने पहले कहा था कि एक क्षमता धारक के रूप में हमारी प्रगति को सीमित करने वाले हम स्वयं हैं। अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। एक दिन तुम अपने लिए सबसे अच्छी युद्ध शैली खोज लोगे। फैंटम टीम को जो चीज़ मजबूत बनाती थी वह उनके सदस्यों के क्षमता स्तर नहीं थे, बल्कि उनकी क्षमताओं का उपयोग करने में उनकी विशिष्टता थी। उनकी उच्च आपसी समझ और बेहतरीन टीम वर्क की तो बात ही छोड़िए, केवल अपनी आक्रमण शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं को संयोजित करने का उनका तरीका ऐसा था जिसकी नकल दूसरे आसानी से नहीं कर सकते थे। नए सदस्यों के अलावा पास में बंधे क्षमता धारकों का समूह भी उसकी बातों से दंग रह गया। उन्होंने हमेशा सोचा था कि जिस तरह से वे अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं वही सही तरीका है। आखिरकार वे जिस भी क्षमता धारक से मिले वे अपनी क्षमताओं का उपयोग उसी तरह से करते थे। एक अग्नि प्रकार फायर टाइप का क्षमता धारक ज़ोंबियों को मारने के लिए आग के गोलों का उपयोग करेगा, और क्षमता धारक की ताकत इस बात से निर्धारित होगी कि आग के गोले कितने बड़े थे और एक ज़ोंबी को मारने के लिए कितनों की आवश्यकता थी। जल प्रकार वाटर टाइप का क्षमता धारक बिना किसी लड़ने की शक्ति के टीम के लिए केवल जल स्रोत के रूप में काम करेगा। इसी तरह एक स्पेस टाइप अंतरिक्ष प्रकार क्षमता धारक केवल मोबाइल स्टोरेज चलते फिरते गोदाम के रूप में काम करेगा। इन दोनों क्षमताओं को सहायक प्रकार माना जाता था, इसलिए बहुत सी भाड़े की टीमें मर्सनरी टीम्स उस तरह के क्षमता धारकों की भर्ती नहीं करना चाहती थीं। जब वे विचारों में खोए हुए थे तो उन्होंने अचानक दूरचेन की आनफैन को ज़ोंबियों पर अपनी उंगलियां उठाते देखा। अगले ही पल उसकी उंगलियों से पानी की कई गोलियां वाटर बुलेट्स निकलीं और ज़ोंबियों के माथे पर लगीं। भले ही वे खोपड़ी के छिदने की आवाज़ नहीं सुन सकते थे, लेकिन वे ज़ोंबियों के ज़मीन पर गिरने के साथ उनके सिर से काला खून और सड़ा हुआ दिमाग निकलते देख सकते थे। इस समय चेन कियानफैंग को नहीं पता था कि लोगों का एक समूह उसे घूर रहा है। वह आसपास के ज़ोंबियों को मारने में व्यस्त था। अपने दाहिने हाथ से ज़ोंबियों का सिर कलम करने के लिए ब्लेड चलाते हुए उसका बायां हाथ सड़ी हुई खोपड़ियों को भेदने के लिए पानी की कई गोलियों को नियंत्रित कर रहा था।
हालांकि इस युद्ध शैली में पहले की तुलना में अधिक सहनशक्ति स्टैमिना खर्च होती थी, लेकिन इसने उसकी क्षमता की बहुत सारी ऊर्जा बचा ली। उससे कुछ ही दूरी पर जिनशुयान सदस्यों की युद्ध शैलियों का अवलोकन कर रहा था, निर्देश दे रहा था और उनकी रक्षा प्रणाली से बचकर निकलने वाले ज़ोंबियों को मारते हुए उनकी कमजोरियों को बता रहा था। जहां बाकी सभी ज़ोंबियों के झुंड को देखकर कांप रहे थे, वहीं फैंटम टीम ने इसे एक प्रशिक्षण सत्र ट्रेनिंग सेशन की तरह लिया। धातु की दीवार के शीर्ष पर यूफुयुन ने अचानक कहा, देखो और सीखो कि हमारे सदस्य ज़ोंबियों से कैसे लड़ते हैं। उनका अवलोकन करने से तुम्हें तेजी से सुधार करने में मदद मिलेगी। ये कहने के बाद उसने किनारे पर लगे पत्थर पर चढ़ने वाले ज़ोंबियों को मार डाला और बोलना बंद कर दिया। नए सदस्य कितना सुधार कर सकते हैं, ये पूरी तरह उन पर निर्भर था। इस बीच जियाओ लिजी, दू बेये और ली किक्सुआन पहले ही उस क्षेत्र में पहुंच चुके थे जहां लिक्विड गैस टैंक जमा किए गए थे। चूंकि उसका काम वस्तुओं को इकट्ठा करना था, इसलिए उसने इलाके के ज़ोंबियों को पूरी तरह खत्म करने की योजना नहीं बनाई थी। कुछ देर स्थिति का जायजा लेने के बाद उसने कहा, मैं सामान इकट्ठा करूंगी। तुम दोनों इस इलाके के ज़ोंबियों को साफ करने में मेरी मदद करोगे। सभी ज़ोंबियों को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बस उस क्षेत्र को सुरक्षित रखें जिसे हम खाली करने जा रहे हैं। दू बेये को अपनी बहन के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी और ली किक्सुआन केवल अपने भाई की पत्नी की रक्षा के लिए आया था, इसलिए वे दोनों आसानी से सहमत हो गए। ठीक है। अगले ही पल जियाओ लिजी ने छत से छलांग लगा दी और अपना हाथ हिलाया। पलक झपकते ही 2 मीटर से अधिक व्यास वाले 3 विशाल जल ब्लेड वाटर ब्लेड्स नीचे ज़ोंबियों की ओर उड़ गए। क्रैश क्रैश क्रैश। जहां से भी वे जल ब्लेड गुजरे, कई सड़े हुए सिर जमीन पर लुढ़क गए। हवा में दुर्गंध और भी गहरी हो गई क्योंकि काले खून ने जमीन को रंग दिया था। जियाओ लिजी ने बर्फ की ढालों आइस शील्ड्स को पायदान के रूप में इस्तेमाल किया और हवा के बीच से ही लिक्विड गैस टैंकों की ओर झपट पड़ी। ये देखकर कि नीचे एक रास्ता बन गया है, दू बेये और ली किक्सुआन दोनों छत से कूद गए और अपने हथियार निकाल लिए। पास में लिक्विड गैस टैंक होने के कारण वे ऐसी किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते थे जिससे विस्फोट हो सके। अपनी कलाइयों के एक झटके के साथ दू बेये के हाथों में 2 लंबी तलवारें दिखाई दीं। अब जबकि उसकी सिस्टम ऊर्जा अधिकतम स्तर पर थी, वह आखिरकार अपने शरीर की स्थिति को बहाल करने में सक्षम थी। हालांकि अपनी चरम स्थिति पीक स्टेट में लौटने में समय लगेगा, लेकिन समय बीतने के साथ सिस्टम उसके शरीर को ठीक कर देगा। अब उसे बस प्रशिक्षण जारी रखना था और इंतजार करना था। जब वह ज़ोंबियों को काट रही थी, ली किक्सुआन ने जियाओ लिजी पर नज़र रखी। जब उसने देखा कि वह पहले ही गोदाम क्षेत्र में पहुंच चुकी है, तो उसने कहा, दू बेये, मैं यह इलाका तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। ये सुनकर दू बेये ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर के ज़ोंबियों का सफाया करने। अपनी बात पूरी करते ही ली किक्सुआन मुड़ा और गोदाम की ओर चल दिया। दू बेये ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बुदबुदाई, क्रांत क्रायंत वह व्यक्ति। मुझे उससे श्रोतम जैसी ऊर्जा महसूस हो रही है। डीएनए परीक्षण के अनुसार ली किक्सुआन का डीएनए अनुक्रम बदल दिया गया है। सिस्टम को उसके शरीर के अंदर लगाए गए श्रोतम के डीएनए का एक अंश मिला है। तुम्हारा मतलब है कि उन कीड़ों के पास श्रोतम का डीएनए नमूना है? दू बेये ने पूछा। इस बार क्रान ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसके होस्ट को उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। वह पहले से ही जवाब जानती थी। ताराकम सभ्यता के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बारे में सोचते हुए मरकुना जाति अपने बेहतर डीएनए की बदौलत पिरामिड के शीर्ष पर खड़े होने में सक्षम रही थी, जिसने उन्हें एक मजबूत पुनर्जनन दर रीजनरेशन रेट दी थी। अपनी उच्च रक्षा और शक्तिशाली हमलों के साथ मिलकर वे बिना किसी समस्या के पूरी सभ्यता के खिलाफ लड़ सकते थे। यदि वह उन्हें श्रोतम का डीएनए प्राप्त करने से रोक सके, तो क्या उसके पास मरकुना जाति को उनके डीएनए को सफलतापूर्वक बदलने से पहले नष्ट करने का मौका होगा? जब वह अपनी अगली योजना के बारे में सोच रही थी, जियाओ लिजी ने गोदाम क्षेत्र के ज़ोंबियों को मारना खत्म ही किया था। लिक्विड गैस टैंकों के सामने खड़े होकर उसने अपना हाथ हिलाया और सब कुछ अपने स्पेस में इकट्ठा कर लिया। लेवल 3 पर पहुंचने के बाद वह 500 मीटर की दूरी से वस्तुएं इकट्ठा कर सकती थी। अपनी वर्तमान मानसिक दृढ़ता के साथ वह बिना थके सैकड़ों विशाल लिक्विड गैस टैंकों को इकट्ठा कर सकती थी। जब ली किक्सुआन उस क्षेत्र में पहुंचा, तो वह पहले ही गैस टैंकों को इकट्ठा करने का काम पूरा कर चुकी थी। उसके आने को देखते हुए उसने एक पल के लिए उस पर नजर डाली और फिर अगले क्षेत्र की ओर बढ़ गई। ली किक्सुआन उसके पीछे पीछे चला और ज़ोंबियों का सफाया करता रहा, जबकि वह गैस टैंकों को इकट्ठा करना जारी रखती रही। उसके साथ होने से जियाओ लिजी ने 40 मिनट से भी कम समय में काम पूरा कर लिया। अब खाली हो चुके विशाल क्षेत्र को देखकर वह उसकी ओर मुड़ी और बोली, मैं भूमिगत टैंकों अंडरग्राउंड टैंक्स की जांच करने जा रही हूँ। ये सुनकर ली किक्सुआन ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। उसके बोलने के तुरंत बाद दू बेये वहां पहुंची और कहा, दीदी, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। जियाओ लिजी ने सिर हिलाया। चलो चलें। फैंटम टीम आने से पहले ही फैक्ट्री के नक्शे का अध्ययन कर चुकी थी,
इसलिए उन तीनों को भूमिगत टैंकों को खोजने में कोई परेशानी नहीं हुई। फैक्ट्री लगभग 10 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई थी और उन्हें उस स्थान तक पहुंचने में आधा घंटा लगा जहां भूमिगत गैस टैंक रखे गए थे। इस बार जियाओ लिजी ने अपने स्पेस से काले क्रिस्टल का एक टुकड़ा निकाला। क्रिस्टल कोर के विपरीत स्थानम क्रिस्टल न केवल एक क्षमता धारक की ऊर्जा को बहाल करता है, बल्कि उनकी मानसिक ऊर्जा को भी ठीक करता है। जब वह काले क्रिस्टल को सोख रही थी, उसने अपना हाथ उठाया और अपना ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल जमीन हिलने लगी और कुछ ही सेकंड बाद उनके सामने एक विशाल गड्ढा बन गया। साथ ही उसके स्पेस के अंदर एक विशाल भूमिगत गैस टैंक प्रकट हो गया। हालांकि उनका लक्ष्य रिफिल मशीनें प्राप्त करना था, लेकिन अधिक गैस इकट्ठा करने में कोई बुराई नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन अधिक संसाधन होना कभी भी बुरी बात नहीं थी। जियाओ लिजी भूमिगत टैंकों को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और उसने ली किक्सुआन के झटके पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि स्पेस प्रकार के क्षमता धारक अपने स्पेस का उपयोग कैसे करते हैं। अन्य क्षमता धारकों के विपरीत उन्हें अपनी क्षमता की ऊर्जा के बजाय अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी। जियो क्यूई और फैंग यून को उदाहरण के रूप में लें। यदि वे अपनी मानसिक ऊर्जा का अधिक उपयोग करते तो उन दोनों को मानसिक आघात मेंटल ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ता। अब तक कोई नहीं जानता था कि मानसिक ऊर्जा को कैसे सुधारा जाए या ये वास्तव में कैसे काम करती है। इसलिए जब उसने जियाओ लिजी को बिना पसीना बहाए इतनी विशाल वस्तुओं को इकट्ठा करते देखा तो वह उसके प्रति प्रशंसा और थोड़े डर दोनों को महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसे आश्चर्य हुआ कि मानसिक शक्ति के ऐसे स्तर तक पहुंचने के लिए उसने पहले क्या अनुभव किया होगा। जब ली किक्सुआन दंग रह गया तो दू बेये गर्व से मुस्कुराए। हालांकि वह युद्ध के मामले में अपनी बहन से अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी बहन की मानसिक सहनशक्ति पूरी ताराकम सभ्यता में सबसे अच्छी थी। यही मुख्य कारण था कि गाया ने उसके बजाय उसकी बहन को चुना था। गाया का उपयोग करने के लिए न केवल होस्ट के पास उच्च स्तर की सहानुभूति और समृद्ध भावनाएं होनी चाहिए, बल्कि होस्ट के पास विशाल मानसिक ऊर्जा भी होनी चाहिए। उन दोनों के बीच उसकी बहन की मानसिक ऊर्जा उसकी अपनी तुलना में कई गुना अधिक थी। इसलिए उसकी बहन के लिए इतने बड़े आकार की वस्तु को इतनी आसानी से इकट्ठा कर पाना कोई अजीब बात नहीं थी। जियाओ लिजी को सभी भूमिगत टैंकों को इकट्ठा करने में लगभग 1 घंटा लगा। जब वह काम पूरा कर चुकी थी तो उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी और अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे थोड़ा आराम करना पड़ा। जब वह आराम कर रही थी, दू बेये और ली किक्सुआन दोनों ने इलाके के ज़ोंबियों का सफाया जारी रखा। ली किक्सुआन को क्रिस्टल कोर की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने केवल अधिक ज़ोंबियों को मारने और अपने युद्ध कौशल को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। जहां तक दू बेये की बात है, उसके पास क्रिस्टल कोर इकट्ठा करने में मदद करने के लिए क्रांट था। भले ही निम्न स्तर के क्रिस्टल कोर में जमा ऊर्जा की मात्रा अधिक नहीं थी, फिर भी यह मुद्रा के रूप में उपयोगी थी। जब सूरज और ऊपर चढ़ गया तो जियाओ लिजी आखिरकार ठीक हो गई और बोली, चलो दूसरे क्षेत्र की जांच करते हैं। ठीक है। अगले क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए उन तीनों ने ज़ोंबियों को मार गिराया। लिक्विड गैस टैंकों और भूमिगत टैंकों के अलावा गैस फैक्ट्री अनगिनत गैस सिलेंडरों का भी उत्पादन करती थी। उनका अगला पड़ाव वह स्थान था जहां गैस सिलेंडर रखे गए थे। जब वे तीनों व्यस्त थे, फैंटम टीम के सदस्य आराम कर रहे थे। धातु की दीवारों द्वारा ज़ोंबियों का रास्ता रोके जाने के कारण सदस्यों को आराम करने के लिए बारी बारी से रुकने की ज़रूरत नहीं थी। इस समय वे धातु की दीवार के ऊपर बैठकर सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट, 2 ग्रिल्ड सॉसेज और साइड डिश के रूप में ऑमलेट की एक प्लेट का आनंद ले रहे थे। मुख्य भोजन के रूप में उनमें से प्रत्येक के पास 5 स्कैलियन पैनकेक प्याज वाले पराठे थे। कोने में बैठे क्षमता धारकों का समूह फैंटम टीम के सदस्यों को खाते हुए देख केवल अपना थूक निगल कर रह गया। उन्हें गर्म भोजन खाए हुए काफ़ी समय हो गया था। इतने खुशबूदार स्कैलियन पैनकेक की तो बात ही छोड़िए, अगर उन्हें एक सख्त और ठंडा मंतोग बिना भरवां वाला बन भी मिल जाता तो वह भी उनके लिए बहुत होता। यदि उन्होंने भोजन को देखा या सूंघा न होता तो यह इतना कष्टदायक नहीं होता। भोजन को देख पाना लेकिन खाना पाना मौत से भी बदतर था। काफ़ी देर बाद उनके पेट गुड़गुड़ाने की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। जब और सहन नहीं हुआ तो उनमें से एक ने आखिरकार पूछा, साथी, क्या मुझे एक निवाला मिल सकता है? मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर शेन जिनजे ने अपना सिर घुमाया। वह उनके सबसे करीब बैठा था और जानबूझकर उन्हें खुद को खाते हुए दिखा रहा था। उसने सोचा था कि इस समूह के लोगों को आत्मसमर्पण करने में काफ़ी समय लगेगा। अप्रत्याशित रूप से उन्हें बात मनवाने के लिए केवल एक वक्त के भोजन की जरूरत पड़ी। वह उन पर नज़र टिकाए हुए धीरे धीरे ग्रिल्ड सॉसेज चबाता रहा। कुछ देर बाद उसने आखिरकार पूछा, तुम खाना चाहते हो? ये सुनकर उस आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठीं और उसने अपने फटे हुए पीले होठों को जीभ से चाटा। ये देखकर शेन जिनजे अपनी टीम के सदस्यों की ओर मुड़ा और बोला, यिक्सी यहाँ आओ। ये सुनकर पे यिक्सी जान गई कि आखिरकार उसके प्रदर्शन का समय आ गया है।
उसने जल्दी से अपने मुंह का खाना निगला और पानी पीकर पास आए। वह शेन जिंजे के पास उखड़ू बैठी और धीमी आवाज में पूछा, भाई शेन, आपका क्या आदेश है? जांच करो कि क्या वे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, उसने सिर हिलाया। उससे संक्षिप्त बातचीत के बाद शेन जिंजे क्षमता धारकों के समूह की ओर मुड़ा और बोला, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे मैं तुम्हें कुछ खाना दूंगा। वे इतने भूखे थे कि उन्हें चक्कर आ रहे थे। जीवित रहने के लिए उन्हें अब परिणामों की परवाह नहीं थी और वे आसानी से सहमत हो गए। ठीक है। शेन जिंजे ने संतुष्टि से सिर हिलाया और पूछा, तुम कौन हो? तुम ज़ोंबियों को इस जगह पर क्यों लालच देकर लाए? साथ ही हम किसी के द्वारा काम पर रखी गई एक भाड़े की टीम, मर्सनरी टीम हैं। हम उससे कभी नहीं मिले और केवल बिचौलिए को जानते हैं। उसने हमें कुछ क्रिस्टल कोड दिए और हमसे कई ऑक्सीजन टैंक लाने को कहा, उनमें से एक ने कहा। उसके अपनी बात पूरी करने के बाद एक अन्य व्यक्ति ने सिर हिलाया और बीच में बोला, हमारी टीम और केवल लेवल 1 के क्षमता धारक हैं। इतने सारे ज़ोंबियों का सामना करते हुए हम केवल भाग ही सकते थे। हाँ हाँ, ये केवल एक संयोग है कि हम इस क्षेत्र में आ गए, एक और व्यक्ति ने जोड़ा। पेई यिक्सी ने कुछ देर उन्हें घूर कर देखा और उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जो अभी अभी बोला था। वह झूठ बोल रहा है। वे यहाँ इसलिए आए क्योंकि उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह ज़ोंबियों का सफाया कर रहा है। वे खुद को बचाने के लिए हमें बलि के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। जब उसने अपनी बात पूरी की तो क्षमता धारकों का समूह चौंक गया। उन्होंने फटी आंखों से उसे देखा और उनमें से एक हकलाया, तुम्हें कैसे पता चला? खून मैं चेहरे पढ़ सकती हूँ। यह मत सोचो कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो। पेई यिक्सी ने उन्हें घूर कर देखा। भले ही उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह उनके इरादों का अंदाजा लगाने में सफल रही थी, इसलिए वह साधारण नहीं हो सकती थी। जब उन्होंने उसकी नज़र से नज़र मिलाई तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी नज़र इतनी तेज थी मानो वह उनके गहरे विचारों को देख सकती हो। अपनी आंखें सिकुड़ते हुए शेन जिंजे ने पूछा, बिचौलिया कौन है? ये जानते हुए कि वे कुछ भी छिपा नहीं सकते, नेता ने आखिरकार कहा, मुझे नहीं पता। उस व्यक्ति ने आधा नकाब, हाफ फेस मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसकी कदकाठी और आवाज़ से वह 30 के आसपास की उम्र का आदमी लग रहा था। क्या तुम्हारे पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका है? शेन जिंजे ने दोबारा पूछा। नेता ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने हमसे सिर्फ इतना कहा था कि ऑक्सीजन टैंक मिलने के बाद पॉपुलर बेस पर इंतजार करना। उसने कहा था कि वह हमसे संपर्क करेगा। पेई यिक्सी ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, भाई शेन, वह सच बोल रहा है। शेन जिंजे को इस तथाकथित संयोग पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। क्षमता धारकों का ये समूह इस क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाने के लिए किसी के द्वारा इस्तेमाल किए गए मोहरे हो सकते थे, या शायद कोई उनकी टीम पर नज़र रख रहा था और उन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। बिना सबूत या संकेतों के वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। अभी के लिए वे केवल इन लोगों को हिरासत में ले सकते थे और आगे की जांच के लिए उन्हें लिन आनसिटी बेस वापस ला सकते थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए शेन जिंजे ने कहा, जियो क्यूई, इन्हें कुछ खाना और पानी दो। ये सुनते ही जियो क्यूई खड़ा हो गया और पास आया। हाथ के एक इशारे के साथ उसने मिनरल वाटर का एक बॉक्स और स्कैलियन पैनकेक, प्याज के पराठे की एक टोकरी निकाली। ये पैनकेक बेस छोड़ने से पहले शेन जिंजे के माता पिता ने तैयार किए थे। चूंकि वे बंधे हुए थे इसलिए वे भोजन और पानी तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए जियो क्यूई ने उनके लिए खाना पानी बांट दिया। जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसने एक आह भरी और कहा, भाइयों, अगली बार जब तुम कोई मिशन लो तो अपनी आंखें खुली रखना। इतने मूर्ख मत बनो कि दूसरों द्वारा मोहरों के रूप में इस्तेमाल किए जाओ। भुगतान चाहे कितना भी अधिक क्यों ना हो, अगर तुम मर गए तो खेल खत्म है। ये कहने के बाद वह मुड़ा और अपनी टीम के सदस्यों के साथ शामिल हो गया। ज़ोंबियों का सफाया जारी रखने से पहले वे 10 मिनट की झपकी लेंगे। क्षमता धारकों का समूह फैंटम टीम को घूरता रहा और उनमें से एक ने पूछा, बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे सही कह रहे हैं? नेता ने उस पर नज़र डाली और कहा, बकवास बंद करो। उस व्यक्ति ने हमें अग्रिम भुगतान, डाउन पेमेंट के रूप में केवल 200 क्रिस्टल कोड दिए थे। उसने कहा था कि मिशन पूरा करने के बाद वह हमें 5000 क्रिस्टल कोड देगा, लेकिन उसने हमसे केवल 5 ऑक्सीजन टैंक लाने के लिए कहा। वे चाहे कितने भी दुर्लभ क्यों न हो, अगर वह पॉपुलर बेस जाता तो केवल कुछ 100 क्रिस्टल कोर में ऑक्सीजन टैंक प्राप्त कर सकता था। हमें काम पर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मुझे अभी भी लगता है कि उस व्यक्ति ने हमें मोहरों के रूप में इस्तेमाल किया है, उस आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जब उसकी टीम के सदस्यों ने यह सुना तो उन्हें सच्चाई समझ आने लगी। वे अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सके। यदि वह व्यक्ति उन्हें चारे या मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था तो भले ही वे जीवित बच जाते और मिशन पूरा कर लेते, वह व्यक्ति उन्हें जीवित नहीं रहने देता। चूंकि वे ये सोच सकते थे तो नेता भी सोच सकता था। ये सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे अपना धैर्य वापस पाने में काफ़ी समय लगा।
उसने अपने डर को छिपाने के लिए खांसा और कहा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जब तक हम उन लोगों फैंटम टीम के खिलाफ नहीं जाते, हम ठीक रहेंगे। उसके सदस्यों ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया। उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया था, इसलिए उन लोगों को उनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। जहां तक उस नकाबपोश व्यक्ति की बात है, वे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे और समय आने पर तदनुसार कार्य करेंगे। इन विचारों के साथ वे आखिरकार शांत हुए और अपना दोपहर का भोजन किया। इसी बीच लिन आन सिटी बेस में क्षुनचे ने चेन के आनिक्सियाओ की ओर देखा, जो उसके सामने बैठा था, और पूछा, कैसा रहा? क्या तुम्हें उनसे कोई उपयोगी जानकारी मिली? चेन की आनिक्सियाओ ने मेज पर एक फोल्डर रखा और जवाब दिया, वे जासूस बहुत जिद्दी हैं। उनका दिमाग तोड़ने में मुझे काफ़ी समय लगा। कल रात उनमें से एक ने आखिरकार अपना मुंह खोला। यहाँ वह जानकारी है जो तुम चाहते हो। वे जासूस मौत की सजा पाए अपराधी हैं। उनका दिमाग सामान्य लोगों की तरह सरल नहीं है। उनके लिए इतने लंबे समय तक टिके रहना सामान्य है, क्षुनचे ने फोल्डर खोलते हुए कहा। उसने कुछ देर जानकारी पढ़ी, फिर फोल्डर बंद किया और उपहास करते हुए बोला, मुझे लगा था कि उन्हें अन्य बेसों द्वारा भेजा गया था। अप्रत्याशित रूप से वे उन चूहों के जासूस निकले। चेन की आनिक्सियाओ ने अपनी चाय का एक घूंट लिया और पूछा, अब जब तुम जान गए हो कि उनके पीछे वे बूढ़े लोग थे, तो तुम्हारा क्या करने का इरादा है? यही हमारे लक्ष्य अलग हैं। मैं कभी उनकी जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें तब जाने दिया था। अप्रत्याशित रूप से उन बूढ़े कमांडरों को तमीज नहीं आई। वे इन लोगों का इस्तेमाल करने और निर्दोषों की जान की अनदेखी करने की हिम्मत भी करते हैं। क्षुनचे ने दांत पीसते हुए कहा, तुम अभी भी बहुत नर्म दिल हो। चेन की आनिक्सियाओ ने आह भरी। एक पल के विराम के बाद क्षुनचे ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या अगले कुछ हफ्तों में तुम्हारी कोई योजना है? ये सुनकर चेन की आनिक्सियाओ ने अपनी भौहें चढ़ाईं और पलटकर पूछा, क्या तुम उन बूढ़े मूर्खों की हत्या करने के लिए मेरी टीम को काम पर रखना चाहते हो? अगर मैं तुम्हारी टीम को काम पर रखना चाहूं, तो क्या तुम इस मिशन को स्वीकार करोगे? चेन की आनिक्सियाओ ने ठहाका लगाया और कहा, अब मैं केवल एक भाड़े की टीम का नेता हूं। जब तक भुगतान पर्याप्त है, मेरी टीम इस मिशन को स्वीकार करेगी। जब उसने ये सुना तो क्षुनचे ने एक पल के लिए सोचा और कहा, एक सिर के लिए 10,000 क्रिस्टल कोर। अपनी ठुड्डी सहलाते हुए चेन की आनिक्सियाओ ने कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके सिर इतने सस्ते होंगे। क्षुनचे ने एक गहरी सांस ली और उत्तर दिया, 20,000 क्रिस्टल कोर। यह उच्चतम मूल्य है। यदि तुम्हें यह मंजूर नहीं है, तो मैं कोई दूसरी टीम ढूंढ लूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, चेन की आनिक्सियाओ हंस पड़ा। भाई, हमारे संबंधों के रहते मैं तुम्हारे अनुरोध को कैसे ठुकरा सकता हूँ? मेरी टीम इस मिशन को स्वीकार करेगी। भले ही वह मन ही मन उसे एक बूढ़ा लोमार कह रहा था, क्षुनचे ने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और कहा, तो फिर मैं यह मामला तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। चेन की आनिक्सियाओ ने अपनी चाय खत्म की और खड़ा हो गया। जाने से पहले उसने कहा, जब मेरा बेवकूफ़ भाई वापस आए, तो कृपया उसे बता देना कि मैं नवीनतम 2 महीनों में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। जैसे जैसे आसमान काला होता गया और सूरज पश्चिमी क्षितिज पर डूबा, जियाओ लिजी, दू बेये और ली किक्सुआन ने आखिरकार गोदाम क्षेत्र में सब कुछ इकट्ठा करना खत्म कर दिया। यहाँ तक कि फैक्ट्री की मशीनें भी हटा दी गईं, पीछे कुछ भी नहीं बचा। जब वे दोबारा फैंटम टीम के साथ शामिल हुए, तो क्षमता धारकों के समूह द्वारा लालच देकर लाए गए ज़ोंबियों की संख्या आधी से अधिक कम हो चुकी थी। जैसे ही उसने दीवार के नीचे ज़ोंबियों की भीड़ देखी, ली किक्सुआन ने अपना हाथ उठाया और तेज गति से नीले रंग के कई आग के गोले निकले। धूम धूम धूम। संपर्क में आते ही आग के गोले फट गए और नीली लपटें तुरंत प्रज्वलित हो गईं, जिससे ज़ोंबियों की लाशों का ढेर राख में बदल गया। उन्हें लौटते देख जियो क्यूई चिल्लाया, कैप्टन, भाभी वापस आ गई हैं। ये सुनकर जिन शुयान पीछे मुड़ा और अपनी मंगेतर को अपनी बर्फ की दरांती आइस साइट से ज़ोंबियों के एक बड़े समूह को मारते हुए देखा। उसकी तेज हरकतों और ठंडे मारक इरादे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब सदस्यों ने ये देखा तो वे कांप उठे। उनका कैप्टन अभी भी उनका कैप्टन ही था। वह एक अजीब परपीड़क पर्वत था। जियाओ लिजी, दू बेये और ली किक्सुआन के शामिल होने के साथ फैंटम टीम आधी रात से पहले सभी ज़ोंबियों को मारने में सफल रही। आखिरी ज़ोंबी के मारे जाने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। प्रशिक्षण इतना गहन था कि उन्हें महसूस हुआ कि उनके हाथ अब उनके अपने नहीं रहे। आमतौर पर वे आराम करने के लिए बारी बारी से रुकते थे, लेकिन इस बार उनके कैप्टन ने उन्हें बिना रुके जारी रखने के लिए कहा था। दोपहर के भोजन के दौरान उन्हें केवल 15 मिनट का विश्राम मिला था। उसके बाद वे ज़ोंबियों को मारते समय केवल सूखे बिस्कुट और पानी से अपना खाली पेट भर सके। जब उनकी ऊर्जा खत्म हो गई तो उन्होंने दांत भींचकर क्रिस्टल कोर को अवशोषित किया। इस समय हर कोई ज़मीन पर लेटा हुआ अपनी सांसें वापस पा रहा था। ये देखकर जिन शुयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि हमें अपने दैनिक प्रशिक्षण को बढ़ाने की ज़रूरत है। तुम लोगों में सहनशक्ति, स्टैमिना की कमी है। जैसे ही उसने ये कहा, सदस्यों के मुंह से कराह निकल गई।
कैप्टन, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी सहनशक्ति कम है? हम पूरे दिन केवल 15 मिनट के ब्रेक के साथ लड़ रहे हैं। कोई और होता तो घंटों पहले ही देर हो गया होता, जियो क्यूई ने शिकायत की। अगर तुम इस स्तर की लड़ाई में देर हो जाते हो तो तुम जल्दी रिटायर हो सकते हो और खेती करने जा सकते हो, जिन शुयान ने बेपरवाही से जवाब दिया। जब उन्होंने उसके शब्द सुने तो सभी ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वे जानते थे कि उनके कैप्टन ने जो कहा उसका मतलब वही था। वे अभी भी जवान और मजबूत थे और उनमें से कोई भी इतनी जल्दी रिटायर नहीं होना चाहता था। उनकी नाराजगी भरी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए जिनशुयान अपनी मंगेतर के पास गया और पूछा, अजी, क्या तुम्हें चीज़ें मिल गईं? जियाओ लिजी ने अपना पानी खत्म किया और सिर हिलाया। सब कुछ अब मेरे स्पेस में है, लेकिन हमने ज़ोंबियों का पूरी तरह सफाया नहीं किया है। यहाँ से जाने से पहले हमें 2 और दिन बिताने पड़ सकते हैं। जिनशुयान ने उसे ऊपर खींचा और कहा, इस क्षेत्र के ज़ोंबियों को साफ करने के बाद मेरा इरादा अन्य स्थानों पर जाने का है। उन रेड जोन खतरनाक क्षेत्रों में बहुत सारी आपूर्ति है, उन्हें सड़ने देना बर्बादी होगी। ये सुनकर जियाओ लिजी ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, भाई यान, आपूर्ति इकट्ठा करने के बाद चलिए उन्हें जीवित बचे लोगों सर्वाइवर्स को बेचते हैं। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहोगी। जिनशुयान आसानी से सहमत हो गया। आधे घंटे बाद फैंटम टीम के सदस्य और बंधे हुए क्षमता धारक आराम करने के लिए इमारत के अंदर चले गए। चून की सदस्यों के पास रात के खाने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने बंदियों को भी कोई खाना नहीं दिया। जब सभी ने अपने हाथ मुंह धो लिए तो फैंग्यून ने आखिरकार उनमें से प्रत्येक को पानी की एक बोतल और बिस्कुट का एक पैकेट थमाया। हालांकि यह कोई गर्म भोजन नहीं था, फिर भी बिस्कुट और पानी कुछ न होने से बेहतर थे। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, सदस्य सोने चले गए। आज रात जियाओ लिजी और दू बेये रात का पहरा देंगी। जब वे धातु की दीवार के ऊपर बैठी थीं तो दू बेये ने अचानक पूछा, दीदी, क्या आपने अपना हथियार खो दिया? ये सुनकर जियाओ लिजी मुस्कुराए और उत्तर दिया, मेरा हथियार गाइया के गोदाम में बंद है। उस तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी कम से कम 60% ऊर्जा की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों में उसे वापस पा सकूंगी। दू बेये ने सिर हिलाया और अपनी इन्वेंट्री से एक अंगूठी निकाली। उसने उसे अपनी बहन की ओर बढ़ाया और कहा, दीदी, मैंने आपके लिए क्रिस्टल कोर इकट्ठे किए थे, वे इसके अंदर रखे हैं। जियाओ लिजी ने औपचारिकता नहीं की और अंगूठी स्वीकार कर ली। सभी क्रिस्टल कोर को अपने स्पेस में स्थानांतरित करने के बाद उसने अंगूठी दू बेये को वापस कर दी और कहा, धन्यवाद दीदी, आप ये स्थानिक अंगूठी स्पेशल रिंग रख सकती हैं। मेरे पास बहुत सारी हैं। ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक है। जियाओ लिजी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और अपनी उंगली की अंगूठी दिखाई। जब दू बेये ने अंगूठी देखी तो उसने भौहें सिकुड़ीं। यह अंगूठी घटिया सामग्री से बनी है। इसका एकमात्र कार्य मानसिक दृढ़ता को स्थिर करना है। इसके अलावा ये बेकार है। दीदी, अगर आपको अंगूठियां पसंद हैं तो मेरे गोदाम में बेहतर कार्यों वाली कई अंगूठियां हैं। मैं आपको एक दे दूंगी, उसने प्रस्ताव दिया। ये सुनकर जियाओ लिजी हंसी और उत्तर दिया, धन्यवाद, लेकिन मुझे केवल यही अंगूठी पसंद है। पहले आप ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु पर नज़र भी नहीं डालती थीं। अब अचानक आपको ये क्यों पसंद आने लगी? दू बेये ने हैरान होकर पूछा। वैसे, क्या तुम्हें पता है कि इस ब्लू प्लैनेट पृथ्वी पर लोग अपने जीवनसाथी को प्यार के प्रतीक के रूप में अंगूठियां देते हैं? जियाओ लिजी ने बदले में पूछा। दू बेये ने सिर हिलाया। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार ब्लू प्लैनेट पर अंगूठियां प्यार और बंधन का प्रतीक थीं। ये सुनकर जियाओ लिजी बस मुस्कुराए और उसकी ओर देखा। दू बेये को अपनी बहन का मतलब समझने में एक पल लगा। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और वह फुसफुसाई, दू फेज्ञान, क्या तुम पागल हो? वह व्यक्ति हमारे पूर्वज फॉफादर हैं। ये ताराकम सभ्यता में वह वास्तव में हमारे पूर्वज थे। लेकिन वह जीवन अब अतीत की बात है। इस जीवन में वह मेरे मंगेतर जिनशुयान हैं। वह न तो श्रोतम हैं, न ही हमारे पूर्वज। वह बस एक युवक हैं जो मेरे साथ एक सामान्य रिश्ते में हैं। जियाओ लिजी ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन अगर आप उनके साथ जुड़ती हैं तो क्या भविष्य में हमारी ताराकम सभ्यता का अस्तित्व भी बचेगा? दू बेये ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जियाओ लिजी ने एक पल के लिए लाल चांद को निहारा और फिर कहा, समय और स्थान ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजें हैं। मुझे नहीं पता कि इस समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स में आज से 10 लाख साल बाद भी ताराकम सभ्यता का अस्तित्व रहेगा या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि यह रिश्ता सुखद अंत की ओर ले जाएगा या हमारे लिए आपदा लाएगा। लेकिन पिछले जीवन में उन्होंने जो बलिदान दिए और जो कुछ भी मुझे दिया, उसके बाद मैं इस जीवन में उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हूँ और उन्हें ठीक से प्यार करना चाहती हूँ। मैं अब और पछतावे के साथ नहीं मरना चाहती, उसने कोमलता से कहा। अपनी बहन के खराब मूड को देखते हुए दू बेये दंग रह गई। वह नहीं जानती थी कि जियाओ लिजी अपने पिछले जीवन में किस दौर से गुजरी थी, लेकिन वह अपनी बहन से निकलने वाले दर्द, दुख, गुस्से और नफरत को महसूस कर सकती थी।
उन तीव्र भावनाओं ने सीधे उसके दिल को चीर दिया। आगे बढ़कर उसने जियाओ लिजी का हाथ थामा और कहा, दीदी, मैं नहीं जानती कि यहाँ आने के बाद से आप पर क्या गुजरी है, लेकिन मैं हमेशा आपका सहारा बनूंगी। अपने हाथ में गर्माहट महसूस करते हुए जियाओ लिजी अपनी बहन की ओर मुड़ी और मुस्कुराए। मुझे पता है। जब वे दोनों बातें कर रही थीं, फैंग यून खिड़की के पास खड़ा था। उसके भाव जटिल थे। उसका इरादा उनकी बातचीत छिपकर सुनने का नहीं था। उसे बस नींद नहीं आ रही थी और वह ताजी हवा लेने बाहर गया था। अप्रत्याशित रूप से उसने इतना चौंकाने वाला रहस्य सुन लिया। ब्लू प्लैनेट, ताराकम सभ्यता, समानांतर ब्रह्मांड, पिछला जीवन, आखिर यह सब क्या चल रहा है? उसने मन ही मन सोचा। काफी समय बाद फैंग यून ने आखिरकार अपना धैर्य वापस पाया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद दू बेये और जियाओ लिजी दोनों ने खिड़की की ओर देखा और फिर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दी। जब आसमान रंगीन छटाओं से भर गया और लाल चांद ओझल हो गया, तो फैंटम टीम के सदस्य एक एक करके जाग गए। चूंकि उन्हें अभी भी बहुत सारे ज़ोंबियों को मारना था, इसलिए उन्होंने अपना सुबह का व्यायाम छोड़ दिया और हाथ मुंह धोने के बाद नाश्ता तैयार किया। अभ्यस्त हरकतों के साथ सदस्यों ने कार्यों को आपस में बांट लिया और शांति से काम किया। जैसे ही पूर्वी क्षितिज में सूरज उगा, 2 बर्तन सूप डम्पलिंग, मोमोज, 5 टोकरी स्टीम्ड बन, भाप वाले बन, 2 ट्रे ऑमलेट और 2 बर्तन गर्म दूध तैयार थे। कमरे के कोने में क्षमता धारकों एबिलिटी यूजर्स का समूह भोजन की सुगंध से जाग गया। हालांकि वे अभी भी जो हुआजियान की लताओं से बंधे थे, लेकिन शरीर में दर्द के अलावा वे सुरक्षित थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, वे फैंटम टीम द्वारा तैयार किए गए भोजन की मात्रा देखकर दंग रह गए। न केवल मात्रा बड़ी थी, बल्कि वहां मांस, दूध और अंडे भी थे। समूह के लोग सदस्यों को खाते हुए देख लार टपकाने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी नज़रों को देखते हुए सदस्यों ने उन्हें नज़रअंदाज किया और अपने भोजन का आनंद लेना जारी रखा। उनसे कुछ ही दूरी पर बैठी पेई यिक्सी काफ़ी देर तक उनका अवलोकन करती रही। जब उसने अपने सूप डम्पलिंग खत्म कर लिए, तो वह दूसरी सर्विंग लेने गई और बोली, भाई, उन लोगों के मन में अब कोई बुरा इरादा नहीं है। वे केवल कुछ खाना और पानी चाहते हैं। ये सुनकर जिन शुयान झांग युआन की ओर मुड़ा। और झांग, नाश्ते के बाद उन्हें लिन आन सिटी बेस भेज दो और क्षुनचे को सौंप दो। समझ गया, झांग युआन ने सिर हिलाया। उसी समय जियो क्यूई पहले ही समूह के पास जा चुका था और बोला, मेरे साथ आओ। क्षमता धारकों का समूह नहीं जानता था कि वह क्या चाहता है, लेकिन उनमें उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद वे खड़े हुए और उसके पीछे चल दिए। पहले तो उन्होंने सोचा कि उन्हें पीटा जाएगा या मार दिया जाएगा। अप्रत्याशित रूप से जो हुआजियान ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें खोल दिया। अगले ही पल जियो क्यूई और यिंग यूशिंग ने उन्हें एक कटोरा सूप डम्पलिंग, 2 स्टीम्ड बन और 1 कप दूध दिया। ये देखकर समूह के लोगों की आंखें भर आईं। प्रलय अपोकलिप्स के बाद उन्होंने जीवित रहने के लिए सब कुछ किया था। जब उन्होंने आखिरकार एक समूह बनाया, तब भी उन्हें भिखारियों की तरह रहना पड़ता था और हर दिन भूखा रहना पड़ता था। भविष्य की किसी भी आशा के बिना दिन प्रतिदिन जीना। पिछले कुछ महीनों की तुलना में इन लोगों का कैदी होना उनकी आज़ादी के दिनों से कहीं बेहतर था। यदि उन्हें हर दिन गर्म भोजन मिल सके, तो उन्हें उनके लिए काम करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस विचार के साथ नेता ने अचानक पूछा, साथी, क्या आपकी टीम मेरी टीम को अपने साथ रख सकती है? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें दिन में 2 वक्त का भोजन और थोड़ा पानी दे दीजिएगा। हम आपके लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जियो क्यूई और यिन यूशिंग दोनों उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। ये पहली बार था जब वे ऐसे कैदियों से मिले थे जिन्होंने खुद उन्हें पकड़ने वालों के लिए काम करने की मांग की थी। एक पल के संदेह के बाद यिन यूशिंग ने कहा, हम यह फैसला नहीं ले सकते। मैं इसकी रिपोर्ट अपने कैप्टन को दूंगा। जब वह जिन शुयान को रिपोर्ट करने गया, तो जियो क्यूई समूह के पास बैठ गया और जिज्ञासा से पूछा, भाई, तुमने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? ये सुनकर नेता ने एक लंबी आह भरी और उत्तर दिया, भाई, प्रलय से पहले मेरी टीम के सदस्य सामान्य लोग ही थे। हम भाग्यशाली थे कि दूसरी बारिश के बाद हमें शक्तियां मिल गईं। हमारी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, न ही हमने प्रसिद्धि और धन का लक्ष्य रखा था। हम केवल एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं। जब तक हमारे पास रहने के लिए जगह और हर दिन गर्म भोजन है, हम संतुष्ट हैं। अपनी ठुड्डी सहलाते हुए जियो क्यूई ने दोबारा पूछा, तुम्हारा परिवार कहाँ है? ये सुनकर समूह के लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। इससे पहले कि जियो क्यूई को जवाब मिलता, यिन यूशिंग वापस आया और बोला, सुनो सब, खाना खत्म करने के बाद वाइस कैप्टन तुम्हें लिन आन सिटी बेस भेज देंगे। वहां तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया जाएगा। जैसे ही क्षमता धारकों के समूह ने ये सुना, उनकी आंखें चमक उठीं। एक युवा महिला तो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और माथा टेकने लगी। धन्यवाद, धन्यवाद, उसने अपनी आंखों से आंसू बहते हुए कहा। पुरुषों के विपरीत उसके लिए बाहर जीवित रहना अधिक कठिन था। कोई नहीं जानता कि मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान वह कितनी बार मरते मरते बची थी।
उस विशेष समय के दौरान उसके आसपास खून की गंध इतनी तेज होती थी कि वह जहां भी जाती ज़ोंबियों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अपनी जान बचाने के लिए उसे समूह के नेता की औरत बनना पड़ा। उसके सहारे कम से कम वह तब भूखी नहीं रहती थी जब वह भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन भोजन के एक निवाले के लिए अपने शरीर का सौदा करने पर जो यातना वह महसूस करती थी वह असहनीय थी। कई बार उसने हार मान ली और खुद को मारना चाहा। यदि उसके पिता के अंतिम शब्द न होते जिसमें उन्होंने उससे जीवित रहने की भीख मांगी थी, तो वह बहुत पहले ही इस नर्क जैसी दुनिया को छोड़ चुकी होती। यिन यूशेंग ने महिला के शरीर पर नजर डाली और उसकी आस्तीन के नीचे छिपे हुए घावों ब्रूजेस को देखा। अपनी नज़र हटाते हुए उसने कहा, उठो। जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगी तुम लिन आन सिटी बेस में भूख से नहीं मरोगी। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने जोड़ा, जियो क्यूइक चलो चलें। जब वह समूह अभी भी खाना खा रहा था, फैंटम टीम के सदस्यों ने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया था और अपना सामान बांध लिया था। निकलने से पहले पेई यिक्सी झांग युआन के पास गई और बोली, वाइस कैप्टन, उस समूह का नेता अच्छा आदमी नहीं है। हालांकि अब उसके मन में हमारे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन वह एक नीच इंसान है। झांग युआन ने समूह के नेता पर एक नज़र डाली और सिर हिलाया। मैं बाद में कमांडर क्षुन को इस बारे में याद दिला दूंगा। सुबह के 7 बजे फैंटम टीम ने इमारत छोड़ दी। उससे पहले वेन मो ने ऊंची धातु की दीवार को अनगिनत हथियारों में बदल दिया था। इन हथियारों को उनकी टीम की दुकान में बेचा जाएगा और फिलहाल इन्हें जियो क्यूई के स्पेस में जमा कर दिया गया। किन लुजी के नेतृत्व में फैंटम टीम के सदस्य उस क्षेत्र में पहुंचे जहां ज़ोंबी केंद्रित थे। दूर से ही उन्हें ज़ोंबियों के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सामने की इमारतों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, कैप्टन, यह आखिरी इलाका है जहां भारी संख्या में ज़ोंबी हैं। बाकी इलाकों में केवल छिटपुट ज़ोंबी ही बचे हैं। जिन शुयान ने 5-20 मंजिला इमारतों को देखा और कहा, अलग हो जाओ और ज़ोंबियों का सफाया करो। हम 2 घंटे में इसी जगह इकट्ठा होंगे। समझ गए, सदस्यों ने एक साथ उत्तर दिया। कुछ महीनों तक अपनी क्षमताओं का प्रशिक्षण लेने के बाद सदस्यों ने जिन शुयान के कौशलों में से एक का उपयोग करना सीख लिया था। इस समय उनके ब्लेड उनकी क्षमता की ऊर्जा की एक परत से ढके हुए थे। इस ऊर्जा के जुड़ने से उनके लिए लेवल 0 के ज़ोंबियों का सिर कलम करना आसान हो गया था। जहां तक नए सदस्यों की बात है, वे अपनी ऊर्जा को दूसरों की तरह अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने शारीरिक शक्ति का उपयोग किया और अपने ब्लेड को जितनी जोर से हो सके चलाया। चूंकि सुरुवानी में सहन शक्ति स्टैमिना की कमी थी, इसलिए उसने इसके बजाय एयरगन का उपयोग करना चुना। पॉप पॉप पॉप, उसकी एयरगन की आवाज़ ज़ोंबियों की दहाड़ और हड्डियों के टूटने की आवाज़ के साथ मिल गई। हालांकि उसकी सटीकता एक्यूरेसी कम थी, फिर भी वह इतनी कम दूरी से 1 या 2 गोलियों में ज़ोंबियों को मारने में सक्षम थी। 2 घंटे से भी कम समय में सदस्यों ने छात्रावास डॉर्मेट्री की इमारतों के सभी ज़ोंबियों का सफाया कर दिया था। जब सदस्य ज़ोंबियों की लाशों की सफाई कर रहे थे, जियाओ लिजी, जियो क्यूइक, फैंगयून, दुबेये और पेयिक्सी फर्नीचर और ऐसी किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने गए जो अभी भी उपयोग करने योग्य थी। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे जब वे छात्रावासों से बाहर आए और प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हुए। कैप्टन, क्या हमें छिटपुट ज़ोंबियों को भी साफ करना चाहिए? किन लुजी ने पूछा। उसे जवाब देने के बजाय जिनशुयान ने पूछा, इस क्षेत्र में कितने ज़ोंबी बचे हैं? किन लुजी ने एक पल के लिए अपने दिमाग में नक्शा चेक किया और फिर कहा, 200 से भी कम। एक पल की खामोशी के बाद जिनशुयान ने कहा, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शहर के व्यापारिक केंद्र बिजनेस सेंटर की ओर चलते हैं। उसके आदेश के साथ जियाओ लिजी ने अपने स्पेस से कई एसयूवीएस निकालीं। उन्होंने झांग युआन का इंतजार नहीं किया और उसे सीधे अगले स्थान पर पहुंचने की सूचना दे दी। उसी समय लिन आन सिटी बेस में झांग युआन ने अभी अभी क्षमता धारकों के समूह को जी जोओ को सौंपा था और वह सैन्य प्रशिक्षण मैदान की ओर जा रहा था। जैसे ही उसने चौथे रिंग क्षेत्र को छोड़ा, जियान हुआन और उसकी टीम ने उसका रास्ता रोक लिया। उनके अपरिचित फिर भी परिचित चेहरों को देखते हुए उसने पूछा, साथी, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? वाइस कैप्टन झांग, मेरा नाम जियान हुआन है और यह मेरा भाई जियान जिकिन है और मेरा दोस्त लिन फेई। तुम क्या चाहते हो? झांग युआन ने पूछा। वाइस कैप्टन झांग, मैंने सुना है कि आपकी टीम ने कई नए सदस्यों की भर्ती की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम आपकी टीम में शामिल हो सकते हैं? हम तीनों क्षमता धारक हैं, जियान हुआन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। झांग युआन ने कुछ देर उनका अवलोकन किया और फिर कहा, क्या तुम वही नहीं हो जो फैक्ट्री जिले में मिले थे? जियान हुआन ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूँ। उस समय आपकी टीम की बदौलत ही मैं और मेरा भाई ज़ोंबियों के झुंड से जीवित बच पाए थे। ये सुनकर झांग युआन को याद आया कि उसके कैप्टन ने उस समय उन्हें टीम में शामिल करने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके कैप्टन ने अपना मन बदला है या नहीं। फिलहाल मेरी टीम की नए सदस्यों की भर्ती करने की कोई योजना नहीं है।
लेकिन मैं अपने कैप्टन को इस मामले की जानकारी दे दूंगा। जब हम मिशन से लौटेंगे तो तुम हमसे स्टोर दुकान पर मिल सकते हो। बेस में हर कोई फैंटम टीम की दुकान के बारे में जानता था। ये बेस का पहला किराने का स्टोर था जिसमें कच्चे माल से लेकर शिशुओं के दूध पाउडर तक के पूर्ण विकल्प उपलब्ध थे। वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनके पास न हो, केवल वही चीज़ें थीं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। उसकी बात सुनकर जियान हुआन ने सिर हिलाया और आसानी से सहमति जताई। ठीक है, धन्यवाद वाइस कैप्टन झांग। झांग युआन ने उनकी ओर सिर हिलाया और बड़े कदमों के साथ निकल गया। उसकी टीम अभी भी उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसकी पीठ को घूरते हुए जियान जिकिन ने पूछा, दीदी क्या आपको लगता है कि वे हमें स्वीकार करेंगे? मुझे इसका अच्छा आभास हो रहा है, जियान हुआन ने सिर हिलाया। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उसे फैंटम टीम का हिस्सा होना चाहिए था। इन अजीब भावनाओं के कारण ही वह उन पर अधिक ध्यान देती थी। जियान जिकिन और लिन फेई जियान हुआन के आत्मविश्वास से भ्रमित थे। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि वे फैंटम टीम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उससे बहस नहीं की। परिणाम चाहे जो भी हो, उन्हें सही समय आने पर पता चल जाएगा। तो अब क्या? लिन फेई ने पूछा। चून की जवाब मिलने तक अभी समय है, तो चलिए पहले कुछ मिशन करते हैं, जियान जिकिन ने कहा। जैसे ही उसने ये सुना, लिन फेई ने उत्साह से सिर हिलाया। मैंने आज सुबह मिशन हॉल में म्यूटेंट और ज़ोंबियों को साफ करने के कई मिशन देखे थे। चलो कुछ अंक पॉइंट्स कमाने चलते हैं। एक समझौते पर पहुंचने के बाद जियान हुआन, जियान जिकिन और लिन फेई एक साथ मिशन हॉल गए। इससे पहले कि वे इमारत में प्रवेश करते, उन्होंने पहले ही कई लोगों की आवाज़ें सुनी जो भाड़े के सैनिकों मर्सनरीज की तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने इमारत में प्रवेश किया तो उन्होंने दीवार के पास खड़े लोगों की एक कतार देखी। उनमें से कुछ ने गत्ते कार्डबोर्ड के टुकड़े पकड़े हुए थे जिन पर कुछ लाइनें लिखी थीं, जबकि बाकी के पास कागज़ की चादरें थीं। जियान हुआन उत्सुकता से उधर चली गई। उसने कागज़ और गत्ते पर लिखे शब्दों को कुछ देर पढ़ा और सोच में डूब गई। उसे काफ़ी देर तक वहां खड़ा देखकर जियान जिकिन और लिन फेई पास आए। उसके बगल में खड़े होकर लिन फेई ने पूछा, दीदी जियान क्या बात है? जियान हुआन ने गत्ते और कागज़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लिन फेई और जियान जिकिन ने अपने सामने के लोगों का कुछ देर अवलोकन किया। हालांकि वे अस्त व्यस्त थे, लेकिन उनमें कोई विकलांगता नहीं थी। यदि वे निर्माण टीम में शामिल होते और दीवार बनाते तो वे भूख से नहीं मरते। लेकिन जीवित रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बजाय उन्होंने कुछ भोजन के लिए खुद को बेचने का फैसला किया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए जियान जिकिन ने रूखेपन से कहा, कामचोर लोगों का झुंड। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसे समूह की गुस्से भरी नज़रों का सामना करना पड़ा। पीछे हटने के बजाय उसने आगे कहा, यहाँ खुद की नुमाइश करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम दीवार बनाने जाओ। कम से कम तुम कुछ वक्त का भोजन कमा सकोगे और बेस में योगदान दे सकोगे। इससे पहले कि जियान हुआन कुछ कह पाती, उसके भाई ने उसे खींच लिया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि कई महिलाएं रो रही थीं जबकि बाकी केवल शून्य नज़रों से उन्हें घूर रही थीं। इमारत के कोने को छोड़ने के बाद वे तीनों मिशन काउंटर पर लाइन में लग गए। भले ही दोपहर के भोजन का समय था, फिर भी मिशन हॉल में भारी भीड़ थी। अपनी बारी आने के लिए उन्होंने लगभग 1 घंटे तक इंतजार किया। जब कर्मचारी ने उन्हें देखा तो उसने मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया, शुभ दिन कॉमरेड जियान। क्या आपकी टीम फिर से एक नया मिशन लेने जा रही है? जियान हुआन ने अपनी जेब से 3 धातु की प्लेटें निकालीं और उन्हें काउंटर डेस्क पर रख दिया। कॉमरेड, मेरे भाई और मेरे दोस्त ने ब्लैक स्पाइडर टीम छोड़ दी है। हम जानकारी अपडेट करने और एक मिशन लेने आए हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कर्मचारी सहित आसपास के लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। हालांकि ब्लैक स्पाइडर टीम केवल बी रैंक की टीम थी, लेकिन उनके संबंध अच्छे थे। हालांकि किसी ने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन हर कोई समझता था कि गो शाओजे की पृष्ठभूमि असाधारण रही होगी। अन्यथा उसकी टीम की वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए बेस के वाइस कमांडर से इतने सारे मिशन प्राप्त करना असंभव था। न केवल मिशनों में जोखिम कम था, बल्कि भुगतान और पुरस्कार भी उच्च थे। बहुत से क्षमता धारक उनके साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन सैकड़ों लोगों में से 10 से भी कम को भर्ती किया गया था। इस कारण से दर्शकों ने सोचा कि जियान हुआन और उसकी टीम या तो पागल थी या मूर्ख। उनकी नज़रों पर ध्यान न देते हुए जियान हुआन ने कुछ नहीं कहा और मिशन बुकलेट चेक करने लगी, जबकि कर्मचारी डेटाबेस में उनकी जानकारी अपडेट कर रही थी। 5 मिनट बाद कर्मचारी ने धातु की प्लेटें उसे वापस कर दीं और कहा, कॉमरेड जियान, चूंकि आप एक टीम के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए आप केवल सी रैंक और उससे नीचे के मिशन ही ले सकते हैं। जियान हुआन ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, कॉमरेड, मैं उत्परिवर्ती खरगोशों म्यूटेंट रैबिट्स को मारने का सी रैंक मिशन लेना चाहती हूँ। कर्मचारी ने सिर हिलाया और मिशन तथा जियान हुआन की जानकारी दर्ज कर ली।
बाद में उसने उसे एक किताब थमाई और कहा, मिशन पूरा करने के बाद आपको 1500 अंक मिलेंगे। इनाम पाने के लिए आपको कम से कम 2 उत्परिवर्ती खरगोश वापस लाने होंगे। किताब स्वीकार करते हुए जियान हुआन ने सिर हिलाया। ठीक है। मिशन हॉल छोड़ने के बाद जियान जिकिन ने पूछा, दीदी, हमारे पास उत्परिवर्ती खरगोशों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैंने सुना है कि बेस के उत्तर पूर्व में म्यूटेंट का एक समूह देखा गया था। कैसा रहेगा अगर हम वहां जाएं? लिन फेई ने पूछा। जियान हुआन ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। हम कल सुबह निकलेंगे। आज हमें पहले सूखे राशन और पानी की तैयारी करनी होगी। ठीक है। समझौते पर पहुंचने के बाद वे तीनों आपूर्ति खरीदने के लिए फैंटम टीम की दुकान पर गए। इस बीच शेन जिन्यू दुकान में व्यस्त थी, जहां उसके माता पिता और उनके द्वारा काम पर रखे गए लोगों का एक समूह रसोई में खाना बना रहा था। वहीं काउंटर पर वह अकेली थी। उसके सामने भुगतान करने के लिए लोगों की लंबी कतार इंतजार कर रही थी। दुकान का विस्तार शुरुआती एक दुकान से बढ़ाकर 3 दुकानों तक कर दिया गया था। जहां दुकान पहले से बड़ी थी, वहीं अब वे स्टॉलों में खाना नहीं बेचते थे। बदले में उसके माता पिता दुकान में बिकने वाले पके हुए भोजन के लिए जिम्मेदार थे। हर दिन वे कम से कम 25,000 स्कैलियन पैनकेक, 20,000 स्टीम्ड बन और 500 कटोरे नूडल्स तैयार करते थे। जैसे ही उसने एक और लेन देन पूरा किया, उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहन, मुझे 10 स्कैलियन पैनकेक और 2 कटोरे नूडल्स दे दो। नौजवान की ओर देखे बिना ही शेन जिन्यू जान गई कि वह कौन है। वह उनके नियमित ग्राहकों में से एक था, लेकिन दूसरों के विपरीत वह दिन में कम से कम 2 बार आता था। क्या तुम्हें हमेशा की तरह चाहिए? उसने पूछा। मुझे थोड़ा और सॉस देना, चेंग रूई ने सिर हिलाया। मुझे ज्यादा मांस चाहिए, चेंग यू बीच में बोली। ये सुनकर शेन जिन्यू ने उनके लिए मांस के सॉस का एक अतिरिक्त चम्मच और चिकन के 2 टुकड़े डाल दिए। उसने नूडल्स को एक ट्रे पर रखा और स्कैलियन पैनकेक की एक प्लेट जोड़ दी। चेंग यू जल्दी से ट्रे उठाकर बैठने की जगह खोजने लगी, जबकि चेंग रूई ने खाने के पैसे चुकाए। भुगतान करने के बाद वह तुरंत नहीं गया, बल्कि पूछा, छोटी बहन, तुम्हारा भाई कब वापस आएगा? यह नवी बार था जब उसने उसके भाई के बारे में पूछा था। इस गति से उसने तो ये भी सोच लिया था कि शायद इस नौजवान को उसके भाई से प्यार हो गया है। आखिर कौन सा सामान्य पुरुष दिन में कई बार किसी दूसरे पुरुष के बारे में पूछेगा? चेंग रूई के साथ माथापच्ची करने के मूड में न होने के कारण शेन जिन्यू ने कहा, अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारा भाई सारा खाना खत्म कर देगा। जैसे ही उसने ये सुना, चेंग रूई पीछे मुड़ा और देखा कि उसके भाई ने अपने नूडल्स खत्म कर लिए थे और दूसरे कटोरे की ओर हाथ बढ़ा रहा था। अपने भोजन को खतरे में देखकर उसने शेन जिन्यू को परेशान करना बंद कर दिया और अपने नूडल्स को अपने भाई के दुष्ट चंगुल से बचाने के लिए दौड़ा। उसकी घबराहट देखकर शेन जिन्यू हंसी और उसने अपना सिर हिलाया। उसी समय जुजी शहर जुजी सिटी में फैंटम टीम आखिरकार शहर के केंद्र में पहुंच गई। जैसे ही कारें पार्क की गईं, आसपास के ज़ोंबी वहां दौड़ पड़े। ये देखकर सदस्य कारों से बाहर निकले और अपने हथियार निकाल लिए। रोड जब ज़ोंबी उनसे 2 मीटर की दूरी पर थे, जियाओ लिजी ने अपने हाथ जमीन पर रखे। 2 सेकंड से भी कम समय में जमीन पर बर्फ की एक परत जम गई। जैसे ही ज़ोंबियों ने बर्फ पर कदम रखा, वे डोमिनोज की तरह फिसलकर गिर गए। स्थिति का फायदा उठाते हुए सदस्यों ने अपनी तलवारें चलाईं और ज़ोंबियों के सिर काट दिए। काला खून जमीन पर फैल गया और सड़े हुए सिर लुढ़कने लगे। क्रैश क्रैश क्रैश। कड़क हड्डियों के टूटने और खून के छींटों की आवाज़ उस इलाके में गूंज उठी, क्योंकि ज़ोंबियों की लाशों का ढेर बढ़ता जा रहा था। 10 मिनट बाद सदस्य सड़ी हुई लाशों के घेरे से घिरे हुए थे। जिन शुयान ने अपने हाथ उठाए और अगले ही पल काली लौ की एक चिंगारी तेज गति से ज़ोंबियों की लाशों की ओर उड़ी। जैसे ही काली लौ ने लाशों को छुआ, वे तुरंत जल उठीं। वुश! काली लौ आसपास के ज़ोंबियों में फैल गई और उन्हें राख में बदल दिया। जिन शुयान द्वारा रास्ता बनाने के साथ सदस्य घेराबंदी से बाहर निकल आए। उसी समय जियाओ लिजी ने कारों को अपने स्पेस में रख लिया और बाकी सदस्यों के साथ शामिल हो गई। किन लुजी ने एक पल के लिए अपने दिमाग में नक्शा चेक किया और फिर कहा, कैप्टन, इस इलाके में केवल कुछ 100 ज़ोंबी ही बचे हैं। जिन शुयान ने कहा, इलाके को साफ करो और किसी भी जीवित बचे व्यक्ति या आपूर्ति सप्लाईज की जांच करो। समझ गए, सदस्यों ने एक साथ उत्तर दिया। जब सदस्य सड़क पर घूम रहे ज़ोंबियों का सफाया कर रहे थे, लोगों के कई समूह इमारतों के अंदर से उन्हें देख रहे थे। उन्हें देखने वाले लोगों की आंखें ठंडी और पागलपन से भरी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे मनुष्यों के बजाय जानवरों को देख रहे हों। उनकी नज़रों के बीच फैंटम टीम ने अपने आसपास की जांच करते हुए क्षेत्र को साफ करना जारी रखा। कैप्टन, इमारतों के अंदर लोगों के कई समूह छिपे हुए हैं। उनमें से अधिकांश सामान्य लोग हैं और कुल 9 क्षमता धारक एबिलिटी यूजर्स हैं, किन लुजी ने कहा। उसी समय दू बेये ने अपने दिमाग में क्रांत क्रायंट की आवाज़ गूंजते हुए सुनी।
होस्ट, सिस्टम को आपकी ओर लक्षित कई मारने के इरादों किलिंग इंटेंस का पता चला है। ये पहली बार नहीं था जब वह दूसरों का निशाना बनी थी। अपनी लंबी तलवारों को साफ करते हुए दू बेये ने कहा, मुझे उनके स्थान दिखाओ। अगले ही पल उसके सामने एक नीली स्क्रीन दिखाई दी जिस पर एक नक्शा था। नक्शे पर कई लाल बिंदु बिखरे हुए थे। लाल बिंदुओं के अलावा कई सफ़ेद और हरे बिंदु भी थे। यदि किनलुजी उस नक्शे को देख पाता तो वह जान जाता कि क्रान द्वारा दिखाया गया नक्शा वही था जो उसके दिमाग में था। उनके नक्शों के बीच एकमात्र अंतर यह था कि सिस्टम के नक्शे पर लाल बिंदु उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनके मन में उसके होस्ट के प्रति घातक इरादा था, जबकि किनलुजी का नक्शा ज़ोंबियों का प्रतिनिधित्व करता था। दू बेये ने एक पल के लिए नक्शा चेक किया और पूछा, क्रान, क्या तुमने क्षेत्र को स्कैन कर लिया है? होस्ट, स्कैनिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। क्या आप विस्तृत नक्शा देखना चाहती हैं? मुझे नक्शा दिखाओ। अगले ही पल नीली स्क्रीन पर एक और नक्शा दिखाई दिया। इस बार नक्शे में न केवल 1 किलोमीटर के दायरे का क्षेत्र दिखाया गया था, बल्कि उस क्षेत्र का विस्तृत नक्शा भी दिखाया गया था जहां से वे गुजरे थे। झांग युआन का धन्यवाद, जिसने शहर के चारों ओर सैन्य हेलीकॉप्टर उड़ाया था। उसके सिस्टम ने जुजी शहर का पूरा नक्शा प्राप्त कर लिया था। विस्तृत नक्शे के साथ दुबेये आपूर्ति खोजने के लिए अपना समय और ऊर्जा बचा सकती थी। उसने कई बिंदुओं को चिन्हित किया और जियाओ लिजी की ओर मुड़ी। दीदी, हमारे वर्तमान स्थान से कुछ ही दूरी पर कई सुपरमार्केट स्थित हैं। क्या हमें पहले सुपरमार्केट की जांच करनी चाहिए? उसने पूछा। ये सुनकर किनलुजी ने उस पर एक नज़र डाली। हालांकि वह अपने नक्शे पर इमारतों के मोटे आकार के आधार पर आपूर्ति के स्थान का अनुमान लगा सकता था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वे इमारतें वास्तव में क्या थीं। दू बेये, तुम्हें कैसे पता कि पास में कई सुपरमार्केट हैं? उसने पूछा। जब उसने ये सुना तो दू बेये मुस्कुराए और अपनी आंखों की ओर इशारा किया। भाई किन, मेरी नज़र बहुत तेज़ है। भले ही उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वह झूठ बोल रही थी। चूंकि वह उनकी सदस्य थी, इसलिए उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। वह उस पर नज़र रखेगा और पता लगाएगा कि क्या चल रहा है। उसी समय फैंग यून की आंखें दू बेये और जियाओ लिजी पर टिकी थीं। उसे अभी भी वह जानकारी याद थी जो उसने आधी रात को सुनी थी। यदि उसका अंदाजा सही था तो दू बेये का कोई और रहस्य ज़रूर होगा। शायद उसके पास उसकी सहायता करने वाला कोई उच्च बुद्धिमान प्राणी, हाई इंटेलिजेंट बीइंग भी हो। जियाओ लिजी द्वारा दिए गए क्रिस्टल कोर में जमा शुद्ध ऊर्जा के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें एक पल के लिए चमकीं। शायद जियाओ लिजी की सहायता करने वाला भी कोई या कुछ हो सकता है। अन्यथा वह क्रिस्टल कोर से अशुद्धियों को कैसे हटा सकती थी? जहां उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, वहीं उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह शांत थे। यदि उसकी भींची हुई मुठ्ठियां उसकी भावनाओं को धोखा न दे रही होती तो कोई नहीं जान पाता कि वह उतना शांत नहीं था जितना दिख रहा था। ज़ोंबियों की लाशों को जलाने के बाद जिनशुयान ने कहा, 3-3 के समूहों में विभाजित हो जाओ और आसपास के क्षेत्र में किसी भी आपूर्ति की तलाश करो। समझ गए। सदस्य कई टीमों में बट गए और पास की इमारतों की जांच करने चले गए। सड़क पर घूमने वाले ज़ोंबियों के अलावा इमारतों के अंदर भी कई ज़ोंबी फंसे हुए थे। ज़ोंबियों को मारने के बाद उन्होंने लाशों को बाहर निकाला और उनका ढेर लगा दिया। सदस्यों द्वारा ज़ोंबियों का सफाया करने के बाद जियाओ लिजी आपूर्ति सप्लाइज इकट्ठा करने गई। चूंकि उसका स्पेस ज़ोंबी वायरस को सोख लेता था, उसे संक्रमण की चिंता नहीं थी और उसने सब कुछ उठा लिया। यहाँ तक कि आधी खाई हुई चीज़ें भी ले ली गईं। 1 घंटे बाद सड़क के बीच में एक सैन्य हेलीकॉप्टर उतरा। कुछ ही समय बाद झांग युआन बाहर आया और टीम में शामिल हो गया। चूंकि जियाओ लिजी आपूर्ति इकट्ठा करने में व्यस्त थी, फैंग युन ने सैन्य हेलीकॉप्टर को अपने स्पेस में रख लिया। दोपहर में उन्होंने आखिरकार 2 किलोमीटर के दायरे में सभी ज़ोंबियों का सफाया कर दिया। जब शेन जिनचे और गाओ बोहाई ज़ोंबियों की लाशों को जला रहे थे, तब लोगों के कई समूह आखिरकार अपने छिपने के स्थानों से बाहर आए। जब सदस्यों ने उन्हें देखा तो वे उन्हें घूरने लगे और अपने कैप्टन के निर्देश का इंतजार करने लगे। जिनशुयान उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि किनलुजी ने उसे इमारतों में छिपे जीवित बचे लोगों सर्वाइवर्स के बारे में बता दिया था। जब उन्होंने ज़ोंबियों का सफाया किया तो उसने जानबूझकर अपने सदस्यों को उन इमारतों में न जाने का आदेश दिया था जहां जीवित बचे लोग छिपे थे। यदि वे वहीं छिपे रहना चुनते तो वह उन्हें परेशान नहीं करता और चला जाता, लेकिन अगर वे बाहर आते तो वह उनकी मदद करता। कैप्टन, हमारे पीछे 300 मीटर की दूरी पर अभी भी एक इमारत में लोगों का एक समूह छिपा हुआ है, किनलुजी ने कहा। उन्हें रहने दो। जैसे ही उसने ये कहा, जीवित बचे लोगों में से एक करीब आया और उसने पूछा, साथी, क्या आपकी टीम हमें बचाने के लिए सरकार द्वारा भेजे गए सैनिक हैं? हम एक भाड़े की टीम, मर्सनरी टीम हैं। यदि आप सरकार का इंतजार कर रहे हैं तो इसे भूल जाए। अब कोई सरकार नहीं बची है, झांग युआन ने उत्तर दिया। जैसे ही जीवित बचे लोगों ने ये सुना, उनमें से कुछ अविश्वास में रोने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या सरकार सच में चली गई है? क्या हमें उनके द्वारा त्याग दिया गया है? नहीं, वे अपनी आपूर्ति हमारे साथ साझा नहीं करना चाहते होंगे। इसलिए वे हमें बचाना नहीं चाहते थे। एक के बाद एक जीवित बचे लोगों ने सोचा कि वे सही थे और उन्होंने फैंटम टीम के सदस्यों पर उंगलियां उठानी शुरू कर दीं। उनकी आंखें दोष और आरोप से भरी थीं। जैसे ही वे अधिक उत्तेजित हुए, उन्होंने एक परछाई की चमक देखी और सूरज की रोशनी में कुछ चमकते हुए देखा। अगले ही पल कई उंगलियां जमीन पर गिर गईं, जिसके बाद जीवित बचे लोगों की चीखें गूंज उठीं। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़े युआन रुइये ने अपनी कटार डैगर को हल्के से घुमाया। उसकी कटार से गहरा लाल खून निकला और जमीन पर गिर गया। उनकी ओर देखे बिना ही उसने कहा, चिल्लाना जारी रखो और अगली बार जो जमीन पर गिरेगा वो तुम्हारा सिर होगा। उसकी आवाज़ कोमल और शांत थी, जैसे कि वह व्यक्ति जिसने कई लोगों की तर्जनी उंगलियां काटी थीं, वह खुद था ही नहीं। सदस्यों ने हमेशा सोचा था कि वह एक कम बोलने वाला लेकिन दयालु व्यक्ति था, क्योंकि वह अक्सर उन्हें युद्ध के गुर सिखाता था और उनके साथ दयालुता से पेश आता था। इसलिए जब उन्होंने उसे कुछ क्रूर करने के बाद इतना शांत देखा तो वे अवाक रह गए। इस समय केवल वे सदस्य जो युआन रुइये के व्यक्तित्व को जानते थे समझ पाए कि वह जीवित बचे लोगों के प्रति उदारता दिखा रहा था। अन्यथा न तो वह उनकी जान बख्शता और न ही उन्हें शांत रहने की चेतावनी देता। लेकिन जीवित बचे लोगों की आंखों में वह आदमखोर राक्षसों से कम नहीं था। दुर्भाग्यकार अब नहीं रही। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको ढलना सीखना होगा। अभी क्षमताधारकों एबिलिटी यूजर्स द्वारा बनाए गए कई कैंप और बेस हैं। आप उनमें शामिल होना चुन सकते हैं या लिन आन सिटी जाकर वहां के बेस में शामिल हो सकते हैं। जीवित बचे लोगों ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखा, फिर उनमें से एक ने कहा, साथी, भले ही हम वहां जाना चाहें, हम तो बस सामान्य लोगों का एक समूह हैं। हमारे पास पर्याप्त भोजन और पानी भी नहीं है और हम एक ज़ोंबी तक को नहीं मार सकते। सर्वाइवर कैंप पहुंचने से पहले ही हमारी जान चली जाएगी। यदि तुम खुद ही जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहते तो तुम्हें बस मर जाना चाहिए। इस तरह तुम कम से कम दूसरों पर बोझ नहीं बनोगे, युआन रुइये ने अचानक कहा। जैसे ही उन्होंने उसके शब्द सुने, हर कोई दंग रह गया। जियो क्यूई ने उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, भाई कृपया बोलना बंद करो। हर किसी का दिमाग आपकी टिप्पणियों को स्वीकार करने के लिए इतना मजबूत नहीं है। हालांकि वे गुस्से में थे, लेकिन उसे इतनी आसानी से लोगों की उंगलियां काटते देख किसी में उसकी बात का खंडन करने की हिम्मत नहीं हुई। जब सब हिचकिचा रहे थे, एक लड़का अचानक आगे बढ़ा और बोला, भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं लिन आन सिटी जाना चाहता हूं तो मुझे कहां जाना चाहिए? फैंटम टीम के सदस्यों ने लड़के की ओर देखा और एक आह भरी। वे नहीं जानते थे कि वह कितने साल का है, क्योंकि वह बहुत ही दुबला पतला और कमजोर था। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता था कि वह वाकई लिन आन सिटी पहुंचने से पहले ही मर सकता था। एक पल की खामोशी के बाद जियाओ लिजी ने अपने स्पेस से एक किताब और एक पेन निकाला। उसने एक साधारण नक्शा बनाया और कागज़ फाड़ दिया। उसने लड़के को कागज़ थमाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक साधारण नक्शा बनाया है। ये सड़कें सबसे सुरक्षित हैं। जब तक तुम इस नक्शे का पालन करोगे तुम लिन आन सिटी बेस तक पहुंच जाओगे। लड़के ने कागज़ स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद। उसने कुछ देर नक्शे को देखा और फिर वहां से चल दिया। फैंटम टीम ने उसे नहीं रोका, जबकि जीवित बचे लोगों ने अपना सिर हिलाया। सब ने सोचा कि वह अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। उन्हें नहीं पता था कि टीम के पीछे फैंग युन ने पहले ही उनके लिए पर्याप्त आपूर्ति तैयार कर ली थी। लड़के को देखकर उसने उसके लिए 5 प्रोटीन बार और पानी की 2 बोतलें और जोड़ दीं। जब लड़का उसके पास पहुंचा तो उसने उसे रोका और कहा, इसे ले लो। ये चीज़ें तुम्हारे बेस तक पहुंचने तक पर्याप्त होंगी। लड़के ने बैकपैक को गले लगाया और भ्रम के साथ उसकी ओर देखा। भाई, आपने मेरी मदद क्यों की? फैंग युन ने लड़के के कंधे को थपथपाया और उत्तर दिया, इसका कोई कारण नहीं है। जब तुम अन्य जीवित बचे लोगों से मिलो तो अधिक सतर्क रहना। शुभकामनाएं। उसके हल्के से धक्के के साथ लड़का कुछ कदम आगे बढ़ा। वह एक पल के लिए निश्चल खड़ा रहा, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और चलना जारी रखा। आपूर्ति के अलावा फैंग युन ने उसे सुरक्षा के लिए एक कटार डैगर भी दी थी। बच्चों और महिलाओं की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि भविष्य में मानवता विलुप्ति का सामना नहीं करेगी। लड़के के जाने के फैसले के कुछ ही समय बाद कई अन्य लोगों ने भी जाने का फैसला किया। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने जुजी शहर में स्थित सर्वाइवर कैंपों या बेसों की ओर जाना चुना। उनमें से प्रत्येक को आपूर्ति का एक बैग और एक छोटी कटार दी गई। इस बार फैंग युन ने उन्हें बैकपैक नहीं बल्कि केवल एक काला प्लास्टिक बैग दिया। हालांकि यह बैकपैक जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उनके लिए अपनी आपूर्ति ले जाने के लिए पर्याप्त टिकाऊ था। आधे घंटे बाद जिन शुयान ने उन जीवित बचे लोगों की ओर देखा जिन्होंने जाने से मना कर दिया था और कहा, चूंकि आप सभी ने यहीं रुकने का फैसला किया है तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने अपनी मंगेतर पर एक नज़र डाली।
जियाओ लिजी उसका मतलब समझ गई और उसने सिर हिलाया। अपने हाथ के एक इशारे के साथ उसने अपने स्पेस से कई मोटर बाइकें बाहर निकालीं। ये देखकर जीवित बचे लोग दंग रह गए। इससे पहले कि वे उन्हें रोक पाते, फैंटम टीम के सदस्य अपनी मोटर बाइकों पर सवार होकर आगे बढ़ गए और बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। जब उन्होंने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, तब तक फैंटम टीम कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चूंकि उस क्षेत्र में जीवित बचे लोग थे, इसलिए उन्होंने केवल अगले 2 किलोमीटर के दायरे में ज़ोंबियों का सफाया किया और आपूर्ति उनके लिए छोड़ दी। अन्य चीज़ों जैसे कि फर्नीचर, बर्तन या ऐसी वस्तुओं के लिए जिन्हें प्रलय में बेकार माना जाता था, जियाओ लिजी ने उन सभी को ले लिया। जैसे जैसे वे शहर के केंद्र के करीब पहुंचे, ज़ोंबियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें ज़ोंबियों की दहाड़ सुनाई देने लगी थी। कैप्टन, ज़ोंबियों की संख्या 5 लाख से अधिक हो सकती है, किनलुजी ने अपने दिमाग में नक्शा चेक करने के बाद कहा। उसी समय दू बेइये के दिमाग में क्रान क्रायन की आवाज़ गूंजी। होस्ट, 100 किलोमीटर के दायरे में ज़ोंबियों की संख्या 6,78,981 है, जिसमें कुल 678 बी रैंक ज़ोंबी हैं। ये सुनकर दू बेइये ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, समझ गई। बी रैंक ज़ोंबी लेवल 3 या लेवल 4 ज़ोंबियों के बराबर थे। उनकी टीम की वर्तमान ताकत के साथ उन्हें मारना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। क्षेत्र में ज़ोंबियों की संख्या और ज़ोंबी झुंड हॉट की संभावना के बारे में सोचते हुए जिनशुयान ने कहा, मेटल, वुड और अर्थ टाइप सदस्य क्षेत्र को सील करने के लिए दीवार बनाने जाओ। सुनिश्चित करें कि कोई भी ज़ोंबी भागने में सक्षम न हो। बाकी सदस्य मेरे पीछे आएंगे और ज़ोंबियों का सफाया करेंगे, उसने आगे कहा। समझ गए, सदस्यों ने एक साथ उत्तर दिया। आदेश का पालन करते हुए सदस्य अलग हो गए और काम शुरू कर दिया। इमारतों की भीड़ के कारण उन्हें केवल सड़कों को ब्लॉक करने की आवश्यकता थी, क्योंकि शहर के केंद्र में कोई गली या छोटे रास्ते नहीं थे। उनकी बेहतरीन टीम वर्क की बदौलत वे 2 घंटे से भी कम समय में कार्य पूरा करने में सफल रहे। जब सदस्य इकट्ठा हुए, तब तक ज़ोंबियों के एक बड़े समूह को जिनशुयान और बाकी सदस्यों द्वारा मारा जा चुका था। 4 टीमों में विभाजित हो जाओ और ज़ोंबियों का सफाया करो। आपूर्ति इकट्ठा करो और अपना सैटेलाइट फ़ोन चालू रखो। शाम 6 बजे रिपोर्ट करना। समझ गए। चूंकि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने टीम का विभाजन किया था, इसलिए सभी ने समझदारी से अपने समूह में एक स्पेस टाइप क्षमता धारक को शामिल किया। दू बेइये के साथ होने के कारण जियाओ लिजी को सदस्यों के साथ जाने की आवश्यकता नहीं थी। अलग होने के बाद जियाओ लिजी और जिनशुयान उस क्षेत्र की ओर भागे जहां उच्च स्तरीय हाई लेवल ज़ोंबी स्थित थे। जब फैंटम टीम ज़ोंबियों का सफाया करने और आपूर्ति इकट्ठा करने में व्यस्त थी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास के कई क्षेत्रों में अराजकता फैली हुई थी। विकिरण, रेडिएशन के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। परमाणु कचरे के प्रदूषण के कारण पानी और मिट्टी भी अब उपभोग या रोपण के लिए उपयुक्त नहीं रह गए थे। समुद्री जीवन भी प्रभावित हुआ और कई उत्परिवर्ती जानवर कुछ ही दिनों में मर गए। इस समय सबसे अधिक प्रभावित वह देश जापान और हान साम्राज्य कोरिया के लोग थे, क्योंकि दोनों के पास कई परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे। प्रदूषण के कारण उनके पहले से ही सीमित संसाधन और भी दुर्लभ हो गए। शायद यह महसूस करते हुए कि वे अकेले जीवित नहीं रह सकते, कई सैन्य हेलीकॉप्टर हुआक्सिया, चीन भेजे गए। जब क्षुनचे को खबर मिली, तब तक वह देश का प्रतिनिधिमंडल जियांगनिंग शहर पहुंच चुका था। जहां तक हान साम्राज्य के लोगों की बात है, वे लुयांग शहर गए थे। वेन हानली ने उसके सामने बैठते हुए पूछा, कमांडर, क्या हमें अपने लोगों को जांच के लिए भेजना चाहिए? रिपोर्ट बंद करते हुए क्षुनचे ने अपना सिर हिलाया। जरने आए हैं। कई परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में हुए विस्फोटों के बारे में उसे मिली जानकारी के आधार पर उन लोगों के पास जल्द ही भोजन और पानी खत्म होने वाला था। दूसरे देशों के मेहमानों के एक एक करके आने के साथ 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के आने के छठे दिन क्षुनचे को आखिरकार पेई हीजुन का फोन आया। युवा मास्टर पेई, आपका मुझसे संपर्क करना दुर्लभ है। क्या आपको कुछ चाहिए? उसने पूछा। कमांडर क्षुन, मेरा मानना है कि आप अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के आगमन के बारे में पहले से ही जानते हैं। मुझे कुछ दिन पहले रिपोर्ट मिल गई थी। चूंकि ऐसी बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि वे लोग हमसे आपूर्ति खरीदने आए हैं, पेई ईजुन ने कहा। युवा मास्टर पेई, भले ही मुझे पता हो, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जहां तक पता है, वे लोग अभी आपके यहाँ ठहरे हुए हैं। पिछली बार आपने मुझसे जितनी आपूर्ति खरीदी थी, उसके साथ आपके लिए उन्हें कुछ बेचना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्षुनचे ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्षुनचे की बात सुनकर पेई हीजुन एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, उन चीज़ों के लिए मेरे पास एक दूसरा उपयोग है। क्षुनचे ने अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देखा और कहा, तो तुम मेरी आपूर्ति उन्हें बेचने की सोच रहे हो? ये सुनकर पेई हीजुन ने उत्तर दिया, कमांडर क्षुन, मैं केवल आपको पैसे कमाने का मौका दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप घाटे में हैं, तो आप इसे मना कर सकते हैं। युवा मास्टर पेई, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने उदार व्यक्ति होंगे।
क्षुंचे के व्यंग्य को भांपते हुए पेई यीजुन ने ठहाका लगाया और आगे कहा, बेशक मैं यह मुफ्त में नहीं कर रहा हूँ। सौदा पक्का होने के बाद मुझे शुद्ध लाभ का 10% चाहिए। बिचौलिए के तौर पर यह बहुत ज्यादा नहीं है ना? ये सुनकर क्षुंचे चुप हो गया। हालांकि वह उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से आपूर्ति बेच सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उन्हें उसके बेस की स्थिति के बारे में पता चले। चूंकि पेई यीजुन उसकी ढाल के रूप में सेवा करने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद उसने आखिरकार कहा, 5%। पेई यीजुन को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उसकी शर्तों पर सहमत हो जाएगा, और उसने जो संख्या पेश की थी वह उसके अनुमान के भीतर ही थी। तो फिर यह सौदा पक्का रहा। उनके साथ मात्रा की पुष्टि करने के बाद मैं आपको फिर से सूचित करूंगा। मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा, क्षुनचे ने कॉल काटने से पहले कहा। जियांगनिंग बेस में कॉल खत्म करने के बाद पेई यीजुन के होंठों के कोने ऊपर उठ गए। उसके पिता का उस पर बढ़ता भरोसा उसकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाजनक था। उन लोगों के बारे में सोचते हुए जिन्हें कुछ दिन पहले उसके पिता के आदमियों ने पकड़ लिया था, वह अपनी मुठ्ठियां भींचने से खुद को रोक नहीं सका। वह बूढ़ा अभी भी मुझे उस जगह ले जाने को तैयार नहीं है, वह फुसफुसाया। उसने कई बार अपने चाचा को चीजें भेजकर अपने पिता की मदद करने के लिए स्वयंसेवा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके तर्क चाहे कितने भी तर्कसंगत क्यों न हो, उसके पिता ने हमेशा मना कर दिया। लगता है कि वह मुझे उस मामले में हस्तक्षेप करने देने की योजना नहीं बना रहे हैं, उसने मन ही मन सोचा। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जिसके बाद एक गार्ड की आवाज आई। कैप्टन पेई, व देश के लोग यहाँ हैं, अंदर आ जाओ, पेई यीजुन ने सोफे पर बैठते हुए कहा। जल्द ही दरवाजा खुला और एक गार्ड लोगों के एक समूह को औरत थी। उन्हें प्रवेश करते देख पेई यीजुन खड़ा हुआ और समूह के नेता से हाथ मिलाया। कृपया बैठिए, धन्यवाद। संक्षिप्त अभिवादन के बाद केवल नेता सोफे पर बैठा, जबकि वह देश के बाकी लोग उसके पीछे खड़े रहे। उनकी निगाहें तेज थीं और वे चारों ओर देख रहे थे। उनकी आभा से पेई यीजुन जान गया कि वे क्षमता धारक एबिलिटी यूजर्स थे। उसने नेता के लिए एक गिलास ग्रीन टी डाली और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि आपको यहाँ क्या लाया है, श्रीमान चिया। मिस्टर चिया। 50 के दशक के उस बूढ़े व्यक्ति ने ग्रीन टी का एक घूंट लिया और पूछा, क्या श्रीमान पेई ने मेरे प्रस्ताव पर विचार कर लिया है? श्रीमान चिया, मैंने आपके प्रस्ताव पर विचार किया है और मुझे इस सौदे में बहुत रुचि है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ खुद भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं, इसलिए हम आपको आपूर्ति नहीं बेच सकते, पेई यीजुन ने खेद के साथ उत्तर दिया। अपने प्रवास के दौरान वादेश के लोगों ने जियांगनिंग सिटी बेस और आसपास के कस्बों और शहरों की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र की थी। हालांकि हुआक्सिया विकिरण, रेडिएशन और परमाणु कचरे के कारण उतना बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ था जितना कि वे हुए थे, लेकिन उनकी स्थिति भी बहुत आशाजनक नहीं थी। आखिरकार उनके पास दुनिया की सबसे अधिक आबादी थी। प्रलय के दौरान हुआक्सिया में ज़ोंबियों की संख्या अन्य देशों की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक थी। सुरक्षित क्षेत्र के बाहर के जोखिमों की तो बात ही छोड़िए, उनके पास मौजूद आपूर्ति की मात्रा अपने लोगों का पेट भरने के लिए भी बमुश्किल पर्याप्त थी। इसलिए जब उसने ये सुना तो श्रीमान चिया को ये तर्कसंगत लगा। हालांकि वह अपने लोगों की आशा लेकर आया था, इसलिए वह खाली हाथ वापस नहीं जा सकता था। फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद उसने आखिरकार कहा, श्रीमान पेई, मैं आपकी स्थिति समझता हूं और हम बाजार मूल्य से 10 गुना अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। पेई यीजुन उसकी बात सुनकर दंग रह गया। जियांगनिंग सिटी में कीमतें लिन आन सिटी की तुलना में पहले से ही 5 गुना अधिक थीं। यदि वह देश 10 गुना कीमत चुकाने को तैयार था, तो क्या वह और क्षुंचे इस बार एक बड़ी संपत्ति नहीं कमा लेंगे? हालांकि वह उत्साहित था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। इसके बजाय उसने गहरी भौहें सिकुड़ी और चुप हो गया। वह देश के लोग अपनी सांसें थामे रहे, यह उम्मीद करते हुए कि यह युवा मास्टर उन्हें कुछ आपूर्ति बेचने के लिए सहमत हो जाए, अन्यथा उनके लोग भूख से मर जाएंगे। कमरे में सन्नाटा पसरा रहा और मिनट धीरे धीरे बीतते गए। जब उन्हें लगा कि सौदा विफल हो गया है, तो पेई यीजुन ने अचानक कहा, मेरे लिए आपको आपूर्ति बेचना असंभव नहीं है। यह महसूस करते हुए कि अभी भी अपने लोगों को बचाने की संभावना है, श्रीमान चिया ने जल्दी से कहा, श्रीमान पेई, कृपया हमें अपनी आवश्यकताएं बताएं। यदि यह हमारी क्षमता के भीतर है, तो हम उन्हें पूरा करने के लिए निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। पेई यीजुन इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था और उसने उत्तर दिया, श्रीमान चिया, आप जानते हैं कि मेरे बेस को वर्तमान में हथियारों की सख्त ज़रूरत है। यदि आप वह तैयार कर सकें जो मैं चाहता हूं, तो मैं आपको आपूर्ति बेच सकता हूं। आप कितनी आपूर्ति बेच सकते हैं? श्रीमान चिया ने पूछा। यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करेगा, पेई यीजुन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। ये सुनकर श्रीमान चिया समझ गए कि हथियार भुगतान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि आपूर्ति खरीदने की अनुमति पाने के लिए एक पूर्व शर्त प्रीरेक्विजिट थे। जहां तक कीमत की बात है, उन्हें अभी भी बाजार मूल्य का 10 गुना भुगतान करना था।
भले ही हथियार महंगे थे और उनके देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, फिर भी वे आपूर्ति जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। लोगों के बिना वह देश का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए श्रीमान चिया ने आखिरकार अपना मन बना लिया। मैं अपने आदमियों से हथियार तैयार करवाऊंगा। मुझे आशा है कि श्रीमान पेई भी इस समझौते के अपने हिस्से को पूरा करेंगे। श्रीमान चिया, आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं। जब तक आप पर्याप्त ईमानदारी दिखाएंगे, मैं निश्चित रूप से वह मात्रा तैयार करूंगा जो आप चाहते हैं, पेई यीजुन ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। खड़े होते हुए श्रीमान चिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, सहयोग सफल रहे। पेई यीजुन खड़ा हुआ और मजबूती से हाथ मिलाया। सहयोग सफल रहे। उसी समय जुजी शहर में फैंटम टीम ने अभी अभी ज़ोंबी लाशों के आखिरी ढेर की सफाई पूरी की थी। फैंग यून ने धातु के क्यूब्स को अपने स्पेस में रख लिया और राहत की सांस ली। इस समय उसका आधा स्पेस धातु के क्यूब्स से भरा हुआ था, या सटीक रूप से कहें तो संकुचित ज़ोंबी लाशों से। अग्नि प्रकार फायर टाइप के सदस्यों द्वारा काले खून और सड़े हुए मांस के बिखरे हुए टुकड़ों को राख में बदलने के बाद वे आखिरकार आराम करने में सक्षम हुए। पिछले कुछ दिनों में उन्हें न केवल लगातार ज़ोंबियों को मारना पड़ा, बल्कि आपूर्ति सप्लाइज भी इकट्ठा करनी पड़ी। भले ही वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित सैनिक थे, लेकिन उनके शरीर अब और सहन नहीं कर पा रहे थे। सड़क पर बैठे हुए शेन जिंजे को अचानक अपनी शक्ति के स्तर में ब्रेक थ्रू होने के संकेत महसूस हुए। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कैप्टन, मुझे लगता है कि मैं अगले लेवल पर पहुंचने वाला हूं। जैसे ही उसने ये कहा, एक के बाद एक फैंटम टीम के सदस्यों में समान लक्षण दिखाई देने लगे। ये देखकर जियाओ लिजी ने जल्दी से अपने स्पेस से स्थानम क्रिस्टल निकाला और उनमें से प्रत्येक को एक एक दे दिया। उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी दुबेये ने अपनी जुबान से आवाज निकाली और फुसफुसाई, एक साथ इतने सारे ब्रेक थ्रू। इस बार न केवल मूल फैंटम टीम के सदस्य ब्रेक थ्रू कर रहे थे, बल्कि नए सदस्य भी कर रहे थे। जिन शुयान के अलावा, जिसने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया था, केवल जियाओ लिजी और दुबेये का लेवल नहीं बढ़ा था। अधिकांश सदस्य लेवल 3 में कदम रखने का प्रयास कर रहे थे, जबकि उनमें से कुछ लेवल 4 की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए इस बार ब्रेक थ्रू की प्रक्रिया पहले की तुलना में लंबी और अधिक खतरनाक थी। इस अवधि के दौरान जिन शुयान और जियाओ लिजी सदस्यों की सहायता करने में व्यस्त थे, जबकि दुबेये को बाहरी घेरे की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। ब्रेक थ्रू की प्रक्रिया 20 घंटे तक चली। जब सदस्यों ने अपनी आंखें खोलीं, तब तक एक और दिन बीत चुका था। हालांकि उनके शरीर चिपचिपे काले पदार्थ धूप से ढके हुए थे, लेकिन वे तरोताजा महसूस कर रहे थे। ये देखकर कि वे आखिरकार जाग गए हैं, डिहानशिंग ने कहा, भाइयों, तुम आखिरकार जाग गए। हमने तुम सबके लिए पानी तैयार कर लिया है। नाश्ता करने से पहले पहले नहा लो। सदस्यों ने सिर हिलाया और जल्दी से हाथ मुंह धोने चले गए। उनके कपड़े बहुत गंदे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें फैंग यून के स्पेस में डाल दिया। वे बेस लौटने के बाद उन्हें धो लेंगे। चूंकि डी हानशिंग और सू रुवानी केवल लेवल 1 तक ही पहुंचे थे, इसलिए वे 4 घंटे बाद ही जाग गए थे। दूसरों की प्रतीक्षा करते हुए उन दोनों ने भोजन और पानी तैयार करने में खुद को व्यस्त रखा। 1 घंटे बाद सदस्य आखिरकार काम पूरा कर चुके थे और सूप डंपलिंग के कई बर्तनों के आसपास बैठ गए। नए सदस्यों के रूप में डी हानशिंग, सू रुवानी और चेन वेनवू ने भोजन वितरित करने की पहल की। जब वे खाना खा रहे थे, जिनशुयान ने कहा, नाश्ते के बाद हम रेड जोन खतरनाक क्षेत्रों में ज़ोंबियों का सफाया करना जारी रखेंगे। यहाँ से निकलने से पहले दीवार हटाना सुनिश्चित करें। समझ गए, सदस्यों ने एक साथ उत्तर दिया। उनसे अनजान, जब वे भरपेट भोजन कर रहे थे, लोगों का एक बड़ा समूह लिन आन सिटी, जुजी शहर और आसपास के क्षेत्रों की सीमा में प्रवेश कर गया। ये लोग विकिरण रेडिएशन से प्रभावित क्षेत्रों के शरणार्थी थे। जुजी शहर एक दूसरे दर्जे के प्रांतीय शहर के तहत एक जिला स्तरीय शहर था। इसलिए जहां जनसंख्या 50 लाख से कम थी, वहीं शहर की अर्थव्यवस्था काफ़ी फल फूल रही थी। चूंकि फैंटम टीम केवल रेड जोन क्षेत्रों में काम करती थी, इसलिए सीमा के पास आपूर्ति अभी भी प्रचुर मात्रा में थी। जब शरणार्थियों का समूह सीमा पर पहुंचा, तो उन्होंने सड़क पर छिटपुट ज़ोंबियों को घूमते देखा। अपने घरों से भागने के बाद उन्होंने कई बार ऐसे दृश्य देखे थे कि वे अब सुन्न हो गए थे और अब डरते नहीं थे। एक कार के अंदर बैठे एक युवक ने कहा, पिताजी, हमारे पास पानी खत्म हो रहा है। चलिए घरों की जांच करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कुछ मिल सकता है। ये सुनकर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, भीड़भाड़ वाले इलाकों में मत जाना। ठीक है, युवक ने सिर हिलाते हुए कहा और कार को एक छोटी सड़क की ओर मोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने एक छोटा रास्ता लिया, कई कारें उनके पास से तेजी से निकल गईं। युवक ने रियरव्यू मिरर में ये देखा और कहा, आखिरकार उन्होंने हमारा पीछा करना बंद कर दिया। पिछली सीट पर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने आह भरी और कहा, चूंकि वे हमारी सलाह नहीं सुनना चाहते थे, तो उन्हें रहने दो। माँ, दुखी मत हो, वे लोग आपकी चिंता के लायक नहीं हैं, एक किशोर लड़के ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा।
मध्यम आयु वर्ग की महिला ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, मुझे बस यह नहीं पता कि क्या हम आपके बड़े भाई को ढूंढ पाएंगे। माँ, इस शहर को पार करने के बाद हम लिन आन सिटी पहुंच जाएंगे। मेरा बड़ा भाई वहीं पढ़ रहा है। उसे अभी भी उसी शहर में होना चाहिए, युवक ने कहा। मुख्य सड़क छोड़ने के बाद गलियों में घूमने वाले ज़ोंबियों की संख्या कम हो गई। अपने ड्राइविंग कौशल के साथ फेंग शुआन ने ज़ोंबियों को आसानी से चकमा दे दिया। उनकी कार सूखे काले खून और सड़े हुए मांस से ढकी हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे साफ करने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार वह दुर्गंध उनकी गंध को छिपाने में मदद करती थी। 15 मिनट बाद उसने आखिरकार सड़क किनारे एक छोटा सा घर देखा और कहा, पिताजी, कैसा रहेगा अगर हम उस घर की जांच करें? अपने बेटे द्वारा दिखाए गए घर को देखकर फेंग हे ने सिर हिलाया। कार पार्क करने के बाद वह अपनी पत्नी और सबसे छोटे बेटे की ओर मुड़ा। यहीं रुको और दरवाजा बंद कर लो। सावधान रहना, जियांग ली ने अपने पति को याद दिलाया। फेंग हे और फेंग शुआन दोनों ने अपने हथियार पकड़े, जो एक धातु की छड़ थी जिसकी नोक नुकीली थी, और कार से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले, जियांग ली ने जल्दी से अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया। पिता और पुत्र ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर घर के अंदर चले गए। आंगन धूल और सूखे खून से ढका था, लेकिन ज़ोंबियों का कोई निशान नहीं था। आगे बढ़कर फेंग शुआन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोला। सन्नाटे में चरमराने की आवाज़ गूंजी और हवा का एक झोंका उनके पास से गुजरा। फेंग हे ने अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हुए अपनी आंखें सिकुड़ीं, जबकि फेंग शुआन कांप उठा। उन्होंने अंदर जाने की जल्दबाजी नहीं की और धीरे धीरे आगे बढ़े। धप, बैंग, अचानक जमीन के नीचे से एक तेज आवाज आई। वे दोनों चौंक गए और वहीं जम गए। धप धप धप, बैंग बैंग बैंग। धप धप की आवाज़ कुछ देर जारी रही, फिर उन्हें ज़ोंबियों के धीरे गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दीं। ये सुनकर फेंग शुआन ने कहा, पिताजी, ऐसा लगता है कि ज़मीन के नीचे ज़ोंबी फंसे हुए हैं। फेंग हे ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, चून की ज़ोंबी फंसे हुए हैं, इसलिए घर के अंदर और कोई नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ आपूर्ति ढूंढते हैं और तुरंत यहाँ से निकलते हैं। फेंग शुआन समझ गया कि नीचे फंसे ज़ोंबी शायद घर के मूल मालिक ही रहे होंगे। हालांकि उसे उनके लिए दुख महसूस हुआ, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। उन दोनों ने घर की तलाशी ली और उन्हें कई बैकपैक मिले। उन्होंने एक बैकपैक में पुरुषों और महिलाओं के कपड़ों के कई सेट, महिलाओं के उत्पाद और दैनिक ज़रूरत की चीज़ें भर लीं। जहाँ तक दूसरों की बात है, वे दवाओं, बोतलबंद पानी और सूखे राशन से भरे हुए थे। वहाँ मिली लंबी अवधि तक चलने वाली विविध वस्तुओं से पता चलता था कि इस घर के मालिक अच्छी तरह से तैयार थे। दुर्भाग्य से वे फिर भी जीवित नहीं बच सके और ज़ोंबी बन गए। जब वे कई बैकपैक लेकर घर से बाहर निकले तो जियांग ली ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और ट्रंक खोल दिया। तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मिल गईं? उसने खुशी के साथ पूछा। पेंट्री में अभी भी कुछ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ और बोतलबंद पानी है। अजैन, मदद के लिए आओ, फेंग हे ने कहा। जियांग ली द्वारा कार की रखवाली करने के साथ पिता और पुत्रों ने जल्दी से आपूर्ति स्थानांतरित कर दी। उन्होंने ट्रंक को तब तक भरा जब तक वह पूरा नहीं भर गया और बाकी सामान सीटों के नीचे ठूंस दिया। सौभाग्य से हमने इस जीप को चुना, अन्यथा हम इन सभी आपूर्तियों को नहीं ले जा पाते, जियांग ली ने मुस्कुराहट के साथ कहा। ये सब मेरे पिता की बदौलत है। उनके बिना वे खून चूसने वाले रिश्तेदार हमें ये कार नहीं लेने देते, फेंग जेन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। अपने बेटे की चापलूसी सुनकर फेंग हे ने लाचारी से अपना सिर हिलाया और कहा, ये रेनबो फॉक्स झूठी तारीफ अब बंद करो। हमें अभी निकलना है। इस बार फेंग हे ने ड्राइवर की सीट संभाली और अपने दूसरे बेटे की ओर मुड़ा। तुम घंटों से गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। फेंग शुआन थका हुआ और नींद में था, इसलिए उसने मना नहीं किया और सिर हिला दिया। अपने पिता के गाड़ी चलाने के साथ वह जल्द ही सो गया। उनके जाने के आधे घंटे बाद वहां लोगों का एक और समूह पहुंचा। इस बीच फैंटम टीम जुजी शहर के सबसे बड़े अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। अस्पताल सीमा के पास स्थित था, लेकिन अपने कुशल डॉक्टरों, उन्नत तकनीक और उत्कृष्ट सेवा के कारण प्रतिदिन अस्पताल आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक रहती थी। प्रलय अपोकलिप्स से कुछ दिन पहले सर्दी और बुखार के प्रकोप के कारण सभी वार्ड भरे हुए थे और कुछ मरीजों को तो गलियारों में भी रहना पड़ा था। यही कारण था कि उपनगरीय इलाके में स्थित होने के बावजूद अस्पताल को रेड जोन के रूप में चिन्हित किया गया था। कार के अंदर बैठे किन्लुजी अपने दिमाग में नक्शा चेक कर रहे थे। ब्रेकथ्रू से पहले और बाद के नक्शे की तुलना करने के बाद वह आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचे। अभी सामान्य अवलोकन की त्रिज्या रेडियस 20 किलोमीटर है और केंद्रित अवलोकन की त्रिज्या 50 किलोमीटर है। पहले ये क्रमशः 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर थी। वह इतने बड़े सुधार का कारण नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी वर्तमान मानसिक ऊर्जा पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। अपनी हथेलियों को घूरते हुए उन्हें एहसास हुआ कि पिछली ब्रेकथ्रू प्रक्रिया और हालिया प्रक्रिया के बीच का अंतर ऊर्जा का स्रोत एनर्जी सोर्स था।
इस बार उन्होंने क्रिस्टल कोर के बजाय काले क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित की थी। काले क्रिस्टल के अंदर मौजूद ऊर्जा की मात्रा के अलावा वह इसके भीतर एक अन्य प्रकार की शक्ति को भी महसूस कर सकते थे। ऐसा लगता है कि यह काला क्रिस्टल उतना सरल नहीं है जितना मैंने सोचा था, उन्होंने मन ही मन सोचा। भाई किन, आप क्या सोच रहे हैं? जियो क्यूई ने अचानक पूछा। अपने विचारों से बाहर निकलते हुए किनलुजी ने उसकी ओर देखा और पूछा, जियो क्यूई, अब तुम्हारा स्पेस कितना बड़ा है? जैसे ही उसने ये सवाल सुना, जियो क्यूई गर्व से मुस्कुराया और उत्तर दिया, भाई किन, मेरे स्पेस का आकार लगभग 15,000 वर्ग मीटर है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। मैंने पहले कोशिश की थी और अब मैं 100 मीटर के दायरे में वस्तुओं को इकट्ठा कर सकता हूँ। ये सुनकर किनलुजी ने सिर हिलाया और फैंग यून की ओर मुड़ा। तुम्हारा कैसा है? उसने पूछा। मेरा 30,000 वर्ग मीटर और 80 मीटर ऊंचा है। मैं 200 मीटर के दायरे में वस्तुएं इकट्ठा कर सकता हूँ, फैंग यून ने शांति से उत्तर दिया। जैसे ही उसने ये सुना, जियो क्यूई की आंखें तुरंत फैल गईं। उसने सोचा था कि इस बार के सुधार से वह फैंग यून की बराबरी कर पाएगा। अप्रत्याशित रूप से इस साथी की प्रगति और भी असाधारण थी। किनलुजी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने कई सदस्यों से पूछा था और उन सभी ने अपनी क्षमताओं में इसी तरह के भारी सुधार की जानकारी दी थी। इसने काले क्रिस्टल के बारे में उनके संदेह को और मजबूत कर दिया। जब वे बातें कर रहे थे, जिनशुयान की आवाज़ वॉकी टॉकी से आई। सब सुनो, हम यहाँ से आगे पैदल चलेंगे। कुछ मिनटों बाद सदस्य कारों से बाहर निकले और जियाओ लिजी ने उन्हें अपने स्पेस में रख लिया। सड़क पर खड़े होकर किनलुजी ने अपने दिमाग में नक्शा चेक किया और कहा, कैप्टन, इस क्षेत्र में केवल कुछ लेवल 3 ज़ोंबी हैं। कोई हाई लेवल ज़ोंबी नहीं मिला है। इस क्षेत्र में ज़ोंबियों का मोटा अनुमान लगभग 8 लाख है। जिनशुयान ने सिर हिलाया और सदस्यों की ओर मुड़ा। फॉर्मेशन में रहें और सावधान रहें। भले ही वहाँ कोई हाई लेवल ज़ोंबी नहीं थे, लेकिन ज़ोंबियों की संख्या बहुत अधिक थी। जियाओ लिजी ने उनके लिए अतिरिक्त क्रिस्टल कोर और तालाब का पानी तैयार किया। उसने उन्हें कुछ सूखे राशन भी दिए, अगर उन्हें आराम करने या खाने का समय न मिले। सदस्यों ने आपूर्ति को अपने बैकपैक में पैक किया और अपनी एयरगन की जांच की। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद जिनशुयान ने अपने घुटने मोड़े और दीवार के ऊपर से छलांग लगा दी। ये देखकर सदस्य एक एक करके पीछे हो लिए। अस्पताल 3 मीटर ऊंची दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश द्वार के रूप में कई धातु के गेट थे। चून की दीवार पहले से ही ज़ोंबियों को भागने से रोक रही थी, इसलिए वे इस बार अतिरिक्त बाधाएं बनाने के प्रयास को बचा सकते थे। जैसे ही सदस्य दीवार के दूसरी तरफ उतरे, ज़ोंबियों का एक बड़ा समूह उनकी ओर झपट पड़ा। रोर। जैसे ही फैंटम टीम के सदस्यों ने ज़ोंबियों को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और अपना अभ्यास शुरू कर दिया। लेवल बढ़ने के बाद हर कोई ऊर्जा से भरा हुआ था। उनकी तलवारों के हर वार के साथ एक सड़ा हुआ सिर जमीन पर गिर रहा था। फॉर्मेशन के बीच में रहते हुए दिहानशिंग और सुरुवानी ने ज़ोंबियों को मारने के लिए तलवारों के बजाय अपनी एयरगन का इस्तेमाल किया। उन दोनों में अभी भी आमने सामने की लड़ाई, क्लोज कॉम्बैट के अनुभव की कमी थी, लेकिन अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ उनके लिए बंदूकों का उपयोग करना कोई समस्या नहीं थी। पॉप पॉप पॉप। हालांकि एयरगन में सुधार किया गया था और अब पहले की तुलना में उसकी मारक क्षमता अधिक थी, फिर भी उन्हें एक ज़ोंबी को मारने के लिए 2 से 3 गोलियों की ज़रूरत थी। ये देखकर दूबे उनके करीब आए और बोली, तुम दोनों एक ज़ोंबी को मारने में बहुत समय ले रहे हो। अपनी ऊर्जा को अपनी बंदूक में डालने की कोशिश करो और इसका उपयोग गोली की गति बढ़ाने के लिए करो। अपनी बात पूरी करने के बाद वह आगे की ओर झपटी और ज़ोंबियों को मारना जारी रखा। दिहानशिंग ने कुछ देर उसकी बातों पर विचार किया और फिर अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। बाकी सदस्यों के विपरीत उसे अभी भी पता नहीं था कि उसके पास किस प्रकार की क्षमता है, भले ही वह लेवल 1 तक पहुंच चुका था। जैसे ही उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, उसे अचानक अपने आसपास कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। पहले उसने सोचा था कि उसके पास केवल बुनियादी प्रकार की क्षमताएं हैं, जैसे कि बढ़ी हुई ताकत या बढ़ी हुई गति। अप्रत्याशित रूप से आज वह आखिरकार ऊर्जा के उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन को महसूस करने में सक्षम था। जब वह अभी भी अपनी क्षमता को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके बगल में खड़ी सुरुवानी को अचानक अपना शरीर भारी महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जमीन एक सक्शन टूल खींचने वाला उपकरण बन गई हो। एक कदम उठाने की कोशिश करते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उससे कुछ ही दूरी पर लीसिकाई ने उसकी हालत देखी और पास आया। जैसे ही वह उससे 5 मीटर दूर था, उसे अचानक भारी दबाव महसूस हुआ। ऐसा महसूस करते हुए जैसे कोई विशाल चट्टान उसे दबा रही हो, उसने बाहें सिकुड़ी और अपनी ऊर्जा का संचार किया। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसकी कलाई पकड़ी, उसने दांत भींचे और पीछे की ओर छलांग लगा दी। हवा में उसे दबाव गायब होता महसूस हुआ और उसने ज़मीन पर फैले हुए ज़ोंबियों पर एक नज़र डाली। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने सुरुवानी का हाथ छोड़ दिया और कहा, दिहानशिंग के बहुत करीब मत जाना।
दबाव महसूस न होने पर सू रुवानी ने राहत की सांस ली। उसने सिर हिलाया और पूछा, भाई सिकाई, क्या आपको पता है क्या हुआ? अपना हाथ उठाते हुए ली सिकाई ने उनकी ओर दौड़ रहे ज़ोंबी को काटते हुए कहा, यह उसकी क्षमता होनी चाहिए। ये सुनकर सू रुवानी ने डी हानशेंग की दिशा में देखा और उसे अपनी आंखें बंद करके खड़े देखा। भले ही उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ज़ोंबी उस तक पहुंचने में असमर्थ थे, क्योंकि वे सभी कुचलकर लुगदी पल्प बन गए थे। ज़ोंबियों के बलिदान के कारण सदस्यों ने आखिरकार इस हलचल पर ध्यान दिया। उन्होंने डी हानशेंग के आसपास के गोलाकार क्षेत्र को विचारपूर्वक देखा। दूरी पर खड़े फैंग यून ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बुदबुदाया, दिलचस्प है। ये पहली बार है जब मैं गुरुत्वाकर्षण प्रकार ग्रेविटेशनल टाइप की क्षमता वाले किसी व्यक्ति से मिला हूँ। यह एक उत्परिवर्ती म्यूटेटेड क्षमता होनी चाहिए, जियाओ लिजी ने अचानक उसके पीछे प्रकट होते हुए और कई सड़े हुए सिरों को काटते हुए कहा। ये जानकर कि डी हानशेंग अपनी क्षमता की खोज कर रहा है, सदस्यों ने उसे परेशान नहीं किया और उसके लिए 200 मीटर का क्षेत्र छोड़ दिया। आधे घंटे बाद डी हानशेंग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अपने आसपास की स्थिति देखी तो उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। मेरी क्षमता गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है, उसने खुशी के साथ चिल्लाकर कहा। ये देखकर कि अब खतरा टल गया है, फैंग यून उसके पास गया और पूछा, भाई, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड कितना बड़ा है? डी हानशेंग ने चारों ओर देखा और उत्तर दिया, यह मेरे चारों ओर 25 मीटर होना चाहिए और दूरी दोगुनी होने पर बल 4 गुना कम हो जाएगा। तो क्या तुम जानते हो कि तुम गुरुत्वाकर्षण को कितने गुना बढ़ा सकते हो? फैंग यून ने दोबारा पूछा। मैंने अभी कोशिश की और मैं अधिकतम 50 गुना कर सकता हूँ। उसके बाद पूरी करते ही झांग युआन उसके पास आया और उसका कंधा थपथपाया। यह अद्भुत है, यदि तुम अभ्यास जारी रखते हो तो तुम अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या बल को बढ़ाने में सक्षम हो सकते हो, उसने कहा। वाइस कैप्टन से प्रशंसा और प्रोत्साहन पाकर डी हानशेंग बहुत खुश हुआ। उसने अपने सीने को थपथपाया और वादा किया, वाइस कैप्टन, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और आपको या कैप्टन को निराश नहीं करूंगा। झांग युआन ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा है। डी हानशेंग द्वारा आखिरकार अपनी क्षमता की खोज करने के बाद वह अब बाकी सदस्यों की तरह प्रशिक्षण लेने में सक्षम था। जब फैंटम टीम अपने प्रशिक्षण सत्र में व्यस्त थी, फैंग हे और उसका परिवार एक छोटे से गैस स्टेशन पर पहुंचे। इंजन बंद करने के बाद फैंग हे ने अपने दूसरे बेटे को जगाया। शुआन, जागो। अपने पिता की आवाज़ सुनकर फैंग शुआन ने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। पिताजी, हम कहाँ हैं? उसने पूछा। हम एक छोटे गैस स्टेशन पर हैं। हमें ईंधन भरने की ज़रूरत है। चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें गैस के कुछ बैरल मिल सकते हैं, फैंग हे ने कहा। उनके निकलने से पहले जियांग ली ने उन्हें उनके हथियार थमाए और कहा, सावधान रहना। मैंने मिनी मार्केट के पास खड़ी कई कारें देखी हैं। फैंग हे और फैंग शुआन ने सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गए। जियांग ली ने जल्दी से अंदर से दरवाजे लॉक कर लिए और अपने सबसे छोटे बेटे के साथ इंतजार करने लगी। जब फैंग हे कार में ईंधन भर रहा था, फैंग शुआन ने आसपास का अवलोकन किया। कांच की दीवार के माध्यम से वह मिनी मार्केट के अंदर छिपे लोगों के एक समूह को देख सकता था। परछाइयों को देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर लोगों की संख्या कम नहीं थी। चूंकि उनके पास प्रचुर मात्रा में आपूर्ति थी, इसलिए उसने कहा, पिताजी, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। बेहतर होगा कि हम काम पूरा होने के बाद यहाँ से निकल जाएं। फैंग हे ने मिनी मार्केट पर नज़र डाली और कई परिचित चेहरों को पहचान लिया। तुम्हारे चाचा और चाची का परिवार भी वहाँ है। अपने स्वार्थी और लालची भाई बहनों के बारे में सोचते हुए उसने आगे कहा, अच्छा हुआ कि हमने उनसे पारिवारिक रिश्ते तोड़ लिए, अन्यथा वे केवल हमारे लिए बोझ बनते। फैंग शुआन ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने काम खत्म किया, वे जल्दी से गैस स्टेशन से निकल गए। इस बार फैंग शुआन गाड़ी चला रहा था जबकि फैंग हे नक्शा चेक कर रहा था। खूं खूं। अचानक उन्होंने पिछली सीट से फैंग जेन के खांसने की आवाज़ सुनी। अपने तीसरे भाई के पीले पड़े चेहरे पर नज़र डालते हुए फैंग शुआन ने कहा, पिताजी, मेरे तीसरे भाई की दवा लगभग खत्म हो गई है। क्या हमें पहले अस्पताल जाकर दवा लेनी चाहिए? ये सुनकर फैंग जेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, दूसरे भाई, ये बहुत खतरनाक है। अस्पताल में बहुत सारे मरीज हैं। अगर हम वहां गए तो अपनी जान गंवा सकते हैं। कई बार खांसने के बाद उसने कर्कश आवाज़ में आगे कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। जब फैंग हे और जियांग ली ने यह सुना तो वे लाचारी से अपने बेटे को देखने लगे। यदि उनके परिवार के सदस्यों में से किसी ने क्षमता एबिलिटी जागृत की होती तो उन्हें इतना सावधान रहने की आवश्यकता नहीं होती। चाहे हमें दवा मिले या न मिले, वहां जाकर एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है। कौन जानता है, शायद हम भाग्यशाली हों और तुम्हारी दवा मिल जाए, फैंग शुआन ने एक लंबी खामोशी के बाद कहा। परिवार ने कुछ देर सोचा और फिर फैंग हे ने सिर हिलाया। फिर हम जाकर देखेंगे। अगर वहां बहुत सारे ज़ोंबी हुए तो हम दवा पाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढेंगे।
ठीक है। एक समझौते पर पहुंचने के बाद परिवार ने यात्रा के दौरान ही साधारण भोजन करने का फैसला किया। चूंकि उनके पास पोर्टेबल स्टोव नहीं था, इसलिए वे केवल बिस्कुट और रेडी टू ईट सॉसेज ही खा सकते थे। हालांकि उनके पास प्रचुर मात्रा में आपूर्ति थी, लेकिन उनकी हिम्मत ज्यादा खाने की नहीं हुई। जब उनका पेट 70% भर गया तो उन्होंने खाना बंद कर दिया और बाकी को बाद के लिए बचा लिया। 5 घंटे बाद वे आखिरकार उपनगरीय इलाके में पहुंचे और दूर से अस्पताल की इमारतें देखीं। फैंग शुआन ने कार धीमी की और कहा, पिताजी, ये जुजी शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है। फैंग हे ने खिड़की नीचे की और स्थिति जांचने के लिए बाहर झांका। एक पल बाद वह वापस आया और बोला, ये जगह अजीब है। प्रलय संक्रामक सर्दी के प्रकोप के बाद शुरू हुई थी। तार्किक रूप से कहें तो ये जगह खचाखच भरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी यहाँ सन्नाटा है। जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि भले ही उन्हें ज़ोंबियों की दहाड़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन यहाँ की दुर्गंध अन्य जगहों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। पति, ये जगह बहुत खतरनाक है। क्यों न हम कहीं और दवा ढूंढें? जियांग ली ने पूछा। ये सुनकर फैंग हे हिचकिचाया। उसने अपने सबसे छोटे बेटे को देखा और पाया कि उसका चेहरा कितना पीला था। अगर उन्हें दवा नहीं मिली तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ सकती थी। अपने पिता की हिचकिचाहट को देखते हुए फैंग शुआन ने कहा, पिताजी, हम यहाँ पहुँच ही गए हैं। अपने दूसरे बेटे की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए फैंग हे ने आखिरकार अपना मन बना लिया और कहा, पत्नी, तुम और जैन यहाँ हमारा इंतज़ार करना। अगर हम 1 घंटे में वापस नहीं आए तो तुम दोनों को तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही उसने ये सुना, जियांग ली की आंखें भर आईं और उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें और अक्षुआन को पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगी। फैंग जेन ने खांसा और कहा, पिताजी, दूसरे भाई, माँ और मैं आपके वापस आने का इंतजार करेंगे। ये देखते हुए कि वे अपना मन नहीं बदलेंगे, फैंग हे केवल सिर हिला सका। हम वापस आएंगे। ये कहने के बाद उसने 2 बैकपैक खाली किए और अपने दूसरे बेटे के साथ निकल गया। हमेशा की तरह जियांग ली ने दरवाजा बंद कर लिया और उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। जहां पिता और पुत्र अस्पताल के गेट की ओर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे सबसे बुरे के लिए तैयार हों, वहीं फैंटम टीम ने ज़ोंबी लाशों को जलाने और सब कुछ इकट्ठा करने का काम अभी अभी पूरा किया था। इन दवाओं और उपकरणों के साथ हमें अपने बेस में कमी की समस्या को हल करने में सक्षम होना चाहिए, यिन युशिंग ने कहा। जिन शुयान ने अपनी घड़ी देखी और कहा, ब्रेक लो। हम दोपहर का खाना खत्म करने के बाद निकलेंगे। ये सुनकर सदस्यों ने जल्दी से लॉबी साफ की और दोपहर का भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। जब वे खाना पकाने में व्यस्त थे, किनलुजी ने अचानक कहा, कैप्टन, यहाँ कुछ लोग आए हैं। कितने लोग? जिन शुयान ने पूछा। 1 क्षमता धारक और 3 सामान्य लोग। 2 सामान्य लोग बाहर रुक गए हैं और अन्य 2 इधर ही आ रहे हैं। कैप्टन, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि वे क्या चाहते हैं, जियो क्यूई ने कहा। अनावश्यक परेशानी से बचना, जिन शुयान ने सिर हिलाया। समझ गया। जियो क्यूई के वर्तमान स्तर और युद्ध के अनुभव के साथ, भले ही वह कई क्षमता धारकों के खिलाफ लड़ता, वह नुकसान में नहीं रहता, सामान्य लोगों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए फैंटम टीम के सदस्य उसके बारे में चिंतित नहीं थे। 10 मिनट बाद जियो क्यूई ने दूर से 2 आदमियों को देखा। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और कुछ देर उनका अवलोकन किया। किसी कारण से वे परिचित लग रहे थे, हालांकि उसे यकीन था कि वह उनसे पहले कभी नहीं मिला था। उत्सुकता महसूस करते हुए वह आगे बढ़ा और उनसे 20 कदम दूर रुक गया। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। फैंग हे और फैंग शुआन उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर फैंग शुआन ने उत्तर दिया, साथी, हम बस अपने भाई के लिए दिल की कुछ दवा ढूंढना चाहते हैं। ये जानते हुए कि दिल की दवा केवल अस्पताल में ही मिल सकती है, जियो क्यूई ने एक पल सोचा और पूछा, दवा का नाम क्या है? फैंग शुआन ने अपनी जेब से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और कहा, मेरे पास यहाँ पर्चा प्रिस्क्रिप्शन है। जियो क्यूई एक सैनिक था और दवाओं के बारे में ज़्यादा नहीं समझता था, इसलिए किसी पेशेवर से पूछना बेहतर था। उसने एक पल उन्हें देखा और कहा, मेरे पीछे आओ। ये देखते हुए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, फैंग हे और फैंग शुआन कुछ कदम की दूरी बनाए रखते हुए उसके पीछे चल दिए। जब वे लॉबी में पहुंचे तो जियो क्यूई ने कहा, भाई गाओ, हमें यहाँ आपकी मदद की ज़रूरत है। कॉम्बैट सूट पहने लोगों के समूह को देखकर फैंग हे और फैंग शुआन इतने नादान नहीं थे कि उन्हें सरकारी सैनिक समझें। इसके बजाय उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यह समूह एक भाड़े की टीम, मर्सनरी टीम हो सकता है। गाओ बोहाई ने अपने हाथ धोए और पास आया। क्या बात है? जियो क्यूई ने उन दोनों की ओर इशारा किया और उत्तर दिया, ये दोनों दिल की समस्या के लिए दवा ढूंढने आए हैं। मुझे पर्चा समझ में नहीं आ रहा है और ये देखने के लिए आपकी मदद चाहिए कि उन्हें कौन सी दवा चाहिए। एक सैन्य डॉक्टर के रूप में गाओ बोहाई दवाओं से परिचित था, इसलिए उसने सिर हिलाया और फैंग हे तथा फैंग शुआन की ओर मुड़ा। साथ ही, क्या आप मुझे पर्चा दिखा सकते हैं? उसने पूछा। फैंग शुआन ने पर्चा निकाला और उसे थमा दिया। साथ ही, ये रहा।
गाँव बोहाई ने एक पल के लिए पढ़ा और कहा, हमारे पास ये दवाएं हैं। यहाँ इंतज़ार करें, मैं उन्हें आपके लिए ले आता हूँ। ये सुनकर फैंग हे की आंखें चमक उठीं और उसने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद साथी। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आगे भी इसी तरह अच्छी अच्छी नई नई स्टोरी लाते रहेंगे।